ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। सो आज अपने क्विकली रिवाइज करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो अभी तक इस फास्ट ट्रैक बैच में अपने क्या क्या कर लिए, कौन कौन से चैप्टर रिवाइज कर लिए। सर हमने स्टार्ट किए थे टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स रेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, चार्जिंग सेक्शन, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम में हम लोग ने स्टार्ट किया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर सैलरीज और फिर अदर सोर्सेज। ये 3 चैप्टर हम लोग ने खत्म किया। ठीक है, 2 हेड्स मैं अभी आपको टेम्परली छुड़वा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं। हम लोग छोटे चैप्टर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज वहाँ से भी इंडिपेंडेंट सम्स आता है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट है एग्जाम में, जो सब चैप्टर जिससे आता है वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम बेसिकली स्टार्ट होता है जब आप सारा हेड्स ऑफ इनकम खत्म कर लेते हो। वंस यू कंप्यूट ऑल इनकम अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स, जैसे सैलरी कंप्यूट कर लिया, अदर सोर्सेज कंप्यूट कर लिया, पीजीबीपी कंप्यूट कर लिया, कैप गेन्स कंप्यूट कर लिया और हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर लिया, ये सारा इनकम आपका है, ये सारा इनकम आपका है। बट क्लबिंग ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या सर? क्लबिंग ऑफ इनकम इज अ स्पेशल प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट विच प्रोवाइड्स दैट खाली आपका इनकम आपके ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। हो सकता है इन सर्टेन केसेस आपके रिलेटिव्स का इनकम, आपके रिलेटिव्स का इनकम, आपके स्पाउस का इनकम, आपके माइनर चाइल्ड का इनकम, आपके सन्स वाइफ का इनकम, उनका इनकम भी आपके ऊपर क्या हो सकता है? क्लब हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लब हो सकता है। और उसको हम क्या करेंगे? आपके हाथ में टैक्सेबल। तो यू मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ओनली ऑन योर ओन इनकम, यू मे बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन दी इनकम ऑफ सम अनदर पर्सन, जिसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है गाइस जो अपने को रिवाइज करना है, वो सेक्शन नंबर 60। क्लबिंग ऑफ इनकम स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 60 से। इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक प्रैक्टिकल सम हमेशा आता है जहां पे आपको हस्बैंड, वाइफ, माइनर चाइल्ड, ये 3 का इनकम दिया रहेगा और आपको बताना पड़ेगा इसका टोटल इनकम क्या है। बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन जो हमें रिवाइज करना है वो है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सेक्शन नंबर 60। यानी मैं अगर किसी को इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने उसको एसेट ट्रांसफर नहीं किया किसी को भी, तो उस एसेट पे जो इनकम आएगा वो तो ट्रांसफर ही को आएगा क्योंकि अब इनकम उसके पास चला गया। बट गवर्नमेंट बोलता है नहीं, वो इनकम उसके हाथ में नहीं टैक्सेबल होगा, इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? एक ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगा। मीनिंग देयर बाई, अगर मेरे नाम पे सोचो एक फिक्स डिपॉजिट है, वो फिक्स डिपॉजिट असेट है मेरे लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन देता हूं कि उसका इंटरेस्ट आप मेरे ब्रदर के अकाउंट में या मेरे वाइफ के अकाउंट में, किसी के अकाउंट में आप ट्रांसफर करिए, मेरे को उसका इंटरेस्ट मत दीजिए। तो इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? मेरी रिलेटिव्स को मिल रहा है। तो इन दैट केस मैं क्या किया? मैं इनकम ट्रांसफर कर दिया मैंने, बट एफडी को ट्रांसफर नहीं किया। अगर मैं एफडी ट्रांसफर करता तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन कब क्या बोलते हैं? आप इनकम तो दे दिए बट आप एसेट नहीं दिए। तो अगर आपने इनकम दे दी और आपने एसेट नहीं दिया गाइस, तो क्या होगा? इनकम जो आएगा उस एसेट से, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, और उसके हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, अगर मैं बोल रहा हूं क्लबिंग ऑफ इनकम, तो क्लबिंग ऑफ लॉस भी होता है। इसका मतलब अगर मान लो असेट ट्रांसफर करने से उस पर्टिकुलर आदमी को लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस। तो वो लॉस भी क्या होगा? आप ही का माना जाएगा। लॉस भी क्या होगा? यानी क्लबिंग ऑफ इनकम इंक्लूड्स क्लबिंग ऑफ लॉस। लॉस भी क्लब होता है, इनकम भी क्लब होता है। क्लियर हुआ? अरे बोलिए। तो ये क्या बोलते हैं? सच इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। एग्जांपल, मिस्टर ए कन्फर्स द राइट to receive rent in respect of his house property on his wife, Mrs. A, without transferring the house itself to her. In that case, the rent received by Mrs. A will be clubbed with the income of Mr. A. उस केस में क्या होगा? मिस्टर ए के पास जो इनकम आएगा, सॉरी मिसेज ए के पास जो इनकम आएगा, वो क्लब किसके हाथ में हो जाएगा? मिस्टर ए के हाथ में। एज सिंपल एज पॉसिबल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब अपने देखते हैं सेक्शन नंबर 61। सेक्शन 61 क्या बात करेगा? रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रेवोकेबल, आई रिपीट द वर्ड रेवोकेबल। रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर मैं एसेट्स ट्रांसफर कर रहा हूं एंड वो ट्रांसफर एक रेवोकेबल ट्रांसफर है, तो उस रेवोकेबल ट्रांसफर मैं कर रहा हूं, भले ही मैं रेवोकेबल ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो असेट किसी और के पास जाएगा। अब वो असेट जो किसी और के पास जाएगा, उससे जो इनकम आएगा, वो इनकम उसी के पास रहेगा जिसको असेट मिला है। बट इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा नहीं, हम उसका हाथ में इनकम नहीं मानेगा, हम इनकम किसके हाथ में मानेगा? जो रेवोकेबल ट्रांसफर किया है। यानी अगेन इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर हु
डिड द रेवोकेबल ट्रांसफर। तो ये था प्रोविजन। अब ये रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है वो भी अपने पढ़ेंगे। पहले देखिए, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अ रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। ये कैच था कि ट्रांसफरर के टोटल इनकम में आपको रेवोकेबल ट्रांसफर से जो इनकम आ रहा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा। अब सर रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आइए एक बार देखते हैं। तो सर हम लोग ने पढ़ा था रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब कोई भी ट्रांसफर जिसको आप रिवोक कर सकते हो, कोई भी ट्रांसफर जिसको आप रिवोक कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आज आपको ये असेट ट्रांसफर कर रहा हूं विद अ कंडीशन, विद अ दैट आई हैव अ राइट, आई हैव अ टू रीटेक द एसेट फ्रॉम यू विद इन माई प्रिस्क्राइब टाइम। अगर मैं आपको ये असेट दे रहा हूं तो परमानेंटली तो दे नहीं रहा, मैं रिवोक कर सकता हूं, हो सकता है मैं करूं या ना करूं, बट मेरे पास राइट है, मेरे पास राइट है। और अगर मेरे पास राइट है तो दैट ट्रांसफर विल बी डीम्ड टू बी अ रेवोकेबल ट्रांसफर। वो ट्रांसफर क्या मान लिया जाएगा, रेवोकेबल ट्रांसफर मान लिया जाएगा, और उससे जो भी इनकम आएगा वो आप ही का इनकम माना जाए। मतलब देखिए, लीगली आप एसेट दे दिए, बट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार बोलेगा नहीं, ये एसेट आप ही का माना जाएगा, और हम क्या मान लेंगे इसके ऊपर, क्लबिंग मान लेंगे, और वो इनकम आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसफर ही के हाथ में नहीं होगा, तब किसके हाथ में होगा, ट्रांसफरर के हाथ में होगा। अभी बात देखते हैं सर ये क्या है, रेवोकेबल एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर। अगर आप वापस से रीट्रांसफर करने का बात करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी इनकम और एसेट्स और पार्ट thereof, या तो इनकम वापस ले लिया या तो एसेट वापस ले लिया, मतलब सामने वाले को परमानेंटली इंटेंशन से नहीं दिया, तब वो क्या है, रेवोकेबल ट्रांसफर। या फिर अ राइट टू रीअज्यूम पावर इज गिवन टू द ट्रांसफरर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर एनी इनकम और एसेट्स और पार्ट thereof। देखिए बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा, इन डिटेल में जब सम्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सम्स में इंपैक्ट करेगा। तो बस प्रोविजन अगर आप नहीं समझेंगे तो सम्स भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या व्यू लगा कि सर रेवोकेबल ट्रांसफर से जो भी इनकम आएगा, आई मीन रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट से, उस एसेट से जो इनकम आएगा वो इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, जहां राइट टू रीअज्यूम पावर है। तो बताइए अब अगर मैं उल्टा बोलूं, इररेवोकेबल ट्रांसफर, कौन सा ट्रांसफर, तो इररेवोकेबल ट्रांसफर से क्या कभी इनकम क्लब होगा, द आंसर इज नो, इररेवोकेबल आंसर से कभी इररेवोकेबल ट्रांसफर से नहीं होगा। लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनिए, कुछ एक्सेप्शन दिया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, कौन सा सेक्शन का, 61 का, जो एक्सेप्शन दिया गया है 62 में। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ ट्रांसफर्स रेवोकेबल होते हुए भी रेवोकेबल नहीं है। रिपीट, कुछ कुछ ट्रांसफर्स रेवोकेबल होते हुए भी रेवोकेबल नहीं है। सर वो कौन से ट्रांसफर है, मतलब दीज आर सम एक्सेप्शंस जिसपे आपके पास राइट है वापस लेने का, बट फिर भी वो क्या है, रेवोकेबल नहीं है। सर एक सिंपल चीज है, मैं राइट तभी लिया जब तक कि ट्रांसफरी मरेगा नहीं, यानी जब तक डेट ऑफ द ट्रांसफरी तक मैं एसेट नहीं ले सकता, बट जैसे ट्रांसफरी का क्या होगा, डेथ, तब ये एसेट वापस किसके पास आएगा, मेरे पास। तो ये भी तो एक राइट टू रीअज्यूम है, ये भी तो राइट टू रीअज्यूम पावर है, ये भी तो राइट टू रीट्रांसफर है, बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम इसको रेवोकेबल नहीं मानेंगे, बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट, अप टू एन इवेंट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल। डेथ किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना, तो कब मरेगा, 100 साल, 150 साल, 50, 60, 70, मुझे नहीं पता, मैं बोला उसके बाद ही एसेट मेरा हो जाएगा। तो वो कौन सा ट्रांसफर मानेंगे, इररेवोकेबल ही मानेंगे। क्या मानेंगे, इररेवोकेबल, वो रेवोकेबल नहीं माना जाएगा। तो यही सेक्शन 62 बोलता है कि उसका क्या एक्सेप्शंस है, कब कोई ट्रांसफर रेवोकेबल नहीं माना जाता। देखिए, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट, मतलब ये क्लब नहीं होगा, ये क्लब नहीं होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा, नंबर 1, एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट विच इज इररेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। मेरा बात ध्यान से सुनिए, मेरे पास एक एसेट है, मेरे पास एक एसेट है, मैं एक ट्रस्ट फॉर्म किया, मैं एक ट्रस्ट फॉर्म किया, TRUST, ट्रस्ट, ठीक है। मैंने उस ट्रस्ट को एसेट दे दिया, और ऑब्वियसली उस जैसे कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, वैसे ट्रस्ट का एक बेनिफिशियरी होता है, मतलब उस ट्रस्ट का बेनिफिट किसको मिलेगा, उस ट्रस्ट का बेनिफिट किसको मिलेगा। तो मैंने बोला मैं एक ट्रस्ट को ट्रांसफर किया, एंड वो ट्रस्ट से मैं तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसका बेनिफिशियरी का लाइफ टाइम है, जब तक उसका बेनिफिशियरी का लाइफ टाइम है। तो अगेन जो भी मैं एसेट ट्रांसफर किया है, एसेट किसका, ट्रस्ट का,
तो ये ट्रस्ट से जो ये जो असेट से इनकम आएगा जो ट्रस्ट के पास है, वो असेट वो इनकम मेरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने क्या ट्रांसफर किया, मैंने ट्रांसफर किया टिल द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास राइट है सर वापस लेने का, बट ओनली आफ्टर हिज डेथ। इज इट क्लियर? सेकंड सेम, एनी प्रॉपर्टी विच इज इररेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब ट्रांसफरी का जो लाइफ टाइम है वो जो प्रॉपर्टी है वो इररेवोकेबल है। जब तक कि ट्रांसफरी जिंदा है तब तक वो इररेवोकेबल होगा, मतलब तब तक मैं ले नहीं सकता, तब तक मैं ले नहीं सकता, उसी के बाद मैं ले सकता हूं। तो ये ट्रांसफर क्या है? क्लबिंग से बाहर है, इस पे कोई भी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। सेम पॉइंट है? नहीं, सेम पॉइंट है, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है, इंटेंशन वही है। यहाँ पे ट्रस्ट के फॉर्म पे है, यहाँ पे डायरेक्ट है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट किसको दे रहा हूं? एक बंदे को दे रहा हूं, जब तक वो नहीं मर जाता तब तक ये इररेवोकेबल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? एक ट्रस्ट को दे रहा हूं। तो ट्रस्ट के ऊपर कब डिपेंडेंट होगा? उसके बेनिफिशियरी को आप देखेंगे, उसके बेनिफिशियरी को, क्योंकि उसका लाइफ टाइम है, वो एक इंडिविजुअल होगा, उसका लाइफ टाइम देखना पड़ेगा जो जिंदा है। ठीक है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक आप रिवोक नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इररिवोकेबल ट्रांसफर, इस पे क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। तो गाइज ये एक बेसिक प्रोविजंस था क्लबिंग का, ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आता नहीं है, लेकिन अब से मैं जब आपको पढ़ाऊंगा 64 सेक्शन विच इज माय नेक्स्ट सेक्शन, तब वहां से प्रोविजंस आएंगे। और इसमें एक थर्ड पॉइंट है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देखो, ट्रांसफर अगर आपने किया है, असेट का ट्रांसफर अगर आपने 1/4/1961 के पहले किया, मतलब जब से इनकम टैक्स एक्ट आया ही नहीं था, इनकम टैक्स एक्ट आने के पहले अगर ट्रांसफर हो गया है एंड वो रेवोकेबल नहीं था फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, एंड इट इज इररेवोकेबल फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, अब ये प्रोविजन नहीं है, ध्यान से सुनो, बट अगर वो ट्रांसफर 1961 के पहले हो गया कोई और 6 साल तक क्या है? इररेवोकेबल है। 6 साल तक क्या है? तो गवर्नमेंट क्या बोला? हम उसको क्या मान लेगा? इररेवोकेबल, और उस पर हम क्लबिंग अप्लाई नहीं करेगा। बट इसमें प्रोविजन क्या? ट्रांसफर कब होना चाहिए? 1/4/1961 के पहले। तो ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, एमसीक्यू में आ सकता है एक सवाल मैक्सिमम अगर पॉसिबल हो तो। ये लॉ में अभी इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकते हैं काफी ट्रांसफर्स 1/4/1961 के पहले हुए, तो ये प्रोविजन हटाया नहीं गया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो 1/4/1961 के पहले अगर ट्रांसफर हुआ है एंड वो इररेवोकेबल था फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 साल कम से कम इररेवोकेबल था, तो हम उसको क्लबिंग अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब ट्रांसफर के हाथ में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो गाइस बड़ा सिंपल है, एकदम नीट एंड क्लीन टॉपिक है। इनकम टैक्स में सबसे बड़ा समझदारी का बात मैं आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट्स थोड़ा स्मार्ट करेंगे ना, जो चैप्टर सिंपल है, जो चैप्टर छोटा है, ट्रस्ट मी सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। मैं नहीं आपको बोलूंगा कि आप स्टार्ट करो अपना इनकम टैक्स रिवीजन पीजीबीपी से, नेवर। मैं नहीं बोलूंगा स्टार्ट करो कैपिटल गेन से, नेवर। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, आप छोटे चैप्टर्स को टारगेट करिए, उसको खत्म करिए, उससे भी अच्छा मार्क्स आता है। इसी में आपका चतुराई है, इसी में स्मार्टनेस है। तो रिवीजन में हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे आपको घर पे रिवाइज करना है। मेरा बात समझ रहे हो आप? हाँ, इनिशियली जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली सब पढ़ना पड़ेगा, एक टू जेड सब कुछ देखना पड़ेगा, सीक्वेंशियली करना पड़ेगा। बट उसके बाद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप एक बार सारा चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद यू हैव टू बी वेरी वाइज इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा चैप्टर आपको पहले रिवाइज करना है, तो आपका कवरेज उतना बढ़ता रहेगा। इज इट क्लियर? Next, the transferer should not derive any direct or indirect benefit from such income in above cases. मतलब बेसिकली सर ट्रांसफरर को कोई इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये सारे 3 केसेस में अगर मिल रहा है तो क्लबिंग अप्लाई हो जाएगा, तो क्लबिंग अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट, वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी फ्रीक्वेंट इन एग्जाम्स, 64(1)(2) सेक्शन 64(1) सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। अगर मेरा पहले पूरा प्रोविजन समझ लीजिए, मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, मैं जिस फर्म में पार्टनर हूं वो पार्टनरशिप फर्म मेरे स्पाउस को कुछ रेम्यूनरेशन दे रहा है, मेरे स्पाउस को कुछ रेम्यूनरेशन दे रहा है, मुझे भी मिल रहा है और मेरे स्पाउस को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है और मेरे स्पाउस को भी मिल रहा है। सर क्या टैक्स प्लानिंग हुई थी? मैं बोला था कि मैं पार्टनर हूं तो मुझे कुछ क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो मैं बोला मेरे फर्म को कि आप 2 नाम से चेक दीजिए, एक मेरे नाम से भी और एक स्पाउस के नाम से भी। तो बताइए, इनकम टैक्स तो प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स है, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स।
तो यहाँ पे इनकम अगर डिवाइड हो गया तो कुछ इनकम टैक्सेबल किसके हाथ में हो गया, मेरी वाइफ के हाथ में, स्पाउस के हाथ में, और कुछ इनकम टैक्सेबल हो गया मेरे हाथ में। तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर वो 30% वाला स्लैब नहीं लगा ना, या 30% पे कमती लगा, क्योंकि मैंने डाइवर्ट कर दिया इनकम कहाँ पे, मेरे स्पाउस को। तो गवर्नमेंट इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, सेक्शन ऑलरेडी बना के रखा है कि अगर आपका रेम्युनरेशन स्पाउस को मिलता है तो वो रेम्युनरेशन आप ही का मानेंगे, आप ही के हाथ में क्या होगा, क्लब होगा, आप ही के हाथ में क्या होगा, क्लब होगा, आप ही के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जो भी स्पाउस को क्या मिल रहा है, रेम्युनरेशन मिल रहा है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका अलोंग विथ योर रिलेटिव्स, आई रिपीट, जब आपका अलोंग विथ योर रिलेटिव्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उस फर्म में है। अगर मेरी कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उस फर्म में, यानी 20% और मोर, कितना, 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और 20% और मोर शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, अगर मेरा उसमें है 20% या उससे ज़्यादा स्टेक, और मैं ही उस फर्म से रेम्युनरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ स्पाउस के लिए, तो स्पाउस के हाथ में जो इनकम आया वो इनकम किसका माना जाएगा, मेरा इनकम माना जाएगा। ये क्लब हो जाएगा 64(1)(2) में। लेकिन अगर वाइफ या स्पाउस पोजेस करती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन या पोजेस करती है एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू डू दैट वर्क फॉर विच ही इज गेटिंग दी रेम्युनरेशन, देन वो इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा, क्योंकि वो वाइफ को खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के टेक्निकल एक्सपीरियंस से मिल रहा है। और अगर इसलिए आपके एग्जाम में अगर लिखा गया कि योर वाइफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर वाइफ इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, और योर दिस होल्डिंग दिस डिग्री, तो समझ लेना वो क्या है, टेक्निकली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, एंड उसके हाथ में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस। एकदम सिंपल प्रोविजन था कि जो स्पाउस को रेम्युनरेशन मिला वो आपके हाथ में क्या हो गया, टैक्स। अब वो रेम्युनरेशन का मतलब क्या है सर, कुछ भी, सैलरी हो गया, फीस हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, सब कुछ, एनीथिंग विल बी रेम्युनरेशन जो उसको स्पाउस को मिलेगा। मेरा बात समझे। अगर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो क्या जो रेम्युनरेशन उसको मिलता है क्या वो क्लब होगा, नहीं होगा वो क्लब। यू नीड टू हैव योर अच्छा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट खाली मेरा देखेंगे कि मेरा और मेरा रिलेटिव्स का साथ में देखेंगे, सबका साथ में देखेंगे। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं। Remuneration received by spouse from a concern in which individual, ध्यान से, इंडिविजुअल मतलब एक बार के लिए सोचो हस्बैंड, स्पाउस एक बार के लिए सोचो वाइफ। तो रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय वाइफ फ्रॉम अ कंसर्न एक बार के लिए समझो या तो एक कंपनी या तो एक फर्म, या तो एक कंपनी या तो एक फर्म, जिसमें इंडिविजुअल हैज क्या, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या, उस इंडिविजुअल का उस कंपनी में या तो 20% एटलीस्ट शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है, या तो 20% क्या है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 20% क्या है प्रॉफिट, 1/5 हो गया, क्या हो गया 1/5, शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। किसका इनकम माना जाएगा रेम्युनरेशन, जो इंडिविजुअल है, जो वो काम कर रहा है उस कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में, उसी का क्या मानेंगे हम, इनकम। लेकिन कब, प्रोवाइडेड दैट द स्पाउस डज नॉट पोजेस एनी टेक्निकल और पोजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर है तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट्स प्लीज बोलिए। रेम्युनरेशन मतलब क्या हुआ सर, सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेम्युनरेशन वेदर इन कैश और इन काइंड। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होगा सर, इंडिविजुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टुगेदर विथ रिलेटिव्स, एटलीस्ट 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी या 20% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सच कंसर्न एट एनी टाइम। देखिए एट एनी टाइम में मैं अंडरलाइन क्यों किया, एट एनी टाइम में मैं अंडरलाइन क्यों किया, कोई भी समय पूरे साल में अगर वो इंडिविजुअल उस साल में उस कंपनी में या उस क्या बोलते हैं प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी समय 1/5 होल्ड कर लिया, कितना, तो उसका क्या हो गया, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। आप बोलेंगे सर मैं आज खरीदा कल बेच दिया, अरे आज खरीदा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो आपका 1/5 हो गया ना, तो हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो यू कैन नॉट जस्ट, एक होता है ना टैक्स प्लानिंग, वो तो चलेगा ही नहीं कि जब हम एक्चुअली उसको रेम्युनरेशन उसको स्पाउस को मिल रहा है तब अपना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कम कर लो, जब स्पाउस को रेम्युनरेशन मिल गया तो उसके बाद बढ़ा लो, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए द पॉइंट इज क्या, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड सर रिलेटिव में कौन कौन आएंगे, रिलेटिव में सेम हस्बैंड वाइफ मतलब स्पाउस, ब्रदर सिस्टर और एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, पेरेंट्स सब आ जाएंगे इसमें। इज इट क्लियर? अरे बोलिए प्लीज। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, रिपीट, अगर
हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यानी हस्बैंड को भी मिल रहा है और वाइफ को भी मिल रहा है, और दोनों का क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तब तो फंस गए। तब आप किसके हाथ में क्लबिंग करोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला जिसका टोटल इनकम, रिपीट, जिसका टोटल इनकम इज, जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस रेम्यूनरेशन इज हायर। अब अगर वाइफ को ज्यादा मिल रहा है तो हस्बैंड का वाइफ में क्लब कर दो। अगर वाइफ को ज्यादा अगर सॉरी ज्यादा नहीं मिल रहा, अदर इनकम, क्या बात करेंगे हम लोग, मतलब देखो मेरा बात सुनो, रेम्यूनरेशन छोड़ के बाकी का कुछ कुछ अदर इनकम भी तो होगा, तो अदर इनकम को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? अदर एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन। तो जो भी अदर इनकम जिसका ज्यादा है उसके हाथ में क्या हो जाएगा, सारा क्लबिंग हो जाएगा। जैसे मान लो मिस्टर ए और मिसेज ए, मिस्टर ए का अदर इनकम है 80,000, मिसेज ए का अदर इनकम है 1 लाख, तो मिसेज ए का इनकम तो मिसेज ए का है ही, और मिस्टर ए का इनकम ही क्या हो जाएगा, मिसेज ए का हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों टेक्निकली क्वालिफाइड है तो कोई क्लबिंग नहीं होगा। अगर दोनों टेक्निकली क्वालिफाइड है और दोनों अपने अपने हिस्से का कमाई कर रहे हैं तो कोई क्लबिंग नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन दोनों में से एक टेक्निकली क्वालिफाइड है, एक नहीं है, तो पक्का क्या होगा, क्लबिंग हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है पता है सरकार को क्या फायदा हो रहा है? सर प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स, 2.5, 5, 10, यू नो दिस। अगर एक आदमी के ऊपर ज्यादा इनकम लगाएंगे तो उसका टैक्स रेट गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू 2 इंडिविजुअल्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज बोलिए। तो वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव substantial interest in any company or concern and both are drawing remuneration without technical both are drawing remuneration without technical qualification, तो क्या होगा, income will be clubbed in the hands of that spouse whose total income excluding the, आप समझ गए, प्लीज ये गलती मत करिएगा। आपको बोलेगा रेम्यूनरेशन मिस्टर ए को मिला 8 लाख, मिसेज ए को मिला 10 लाख, हमको उससे कंपेयर नहीं करना है, हमको कंपेयर करना है अदर इनकम क्या है, बाद बाकी जितने इनकम है हमको उससे कंपेयर करना है। तो जिसका अदर इनकम हायर है उसके हाथ में हम क्या करेगा, क्लब कर देगा। एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड अनलेस ए सेटिस्फाइड, मतलब आप जिस स्पाउस के हाथ में, जैसे मान लो मिस्टर ए के हाथ में मिसेज ए का इनकम हर साल क्या होता है, क्लब होता है, तो एक तो पैटर्न है ना। अब रेम्यूनरेशन तो देखिए, रेम्यूनरेशन आई होप यू अंडरस्टैंड, बिजनेस अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है। बिजनेस में हर साल क्या होता है, होती है, तो बिजनेस में हर साल क्या होता है, प्रॉफिट्स कम, कभी बेसी, कभी लॉस। बट अगर आप कोई प्रोफेशन करते हो, जॉब करते हो, एम्प्लॉई हो, आपको रेम्यूनरेशन मिला है, तो एक कंसिस्टेंसी रहती है ना। आज कभी ये हो सकता है कि आपका जो सीनियर मैनेजर है आपका सैलरी उनसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने अच्छा काम किया। अरे अब जितने अच्छा काम कर लिए, सीनियर मैनेजर का सैलरी एक पेस पे ग्रो होगा, आपका भी सैलरी एक पेस पे ग्रो होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस साल आपका, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज बोलिए। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने एक चीज किया कि एक बार जिसके हाथ पे क्लबिंग हो गया, अगर वाइफ का उसके हाथ में ही हुआ, किसके हाथ में, हस्बैंड के हाथ में, या हस्बैंड के वाइफ के हाथ में, तो वही कंसिस्टेंसी होगा अनलेस एंड अदरवाइज असेसिंग ऑफिसर को आपने सेटिस्फाई करा दिया कि सर अब मेथड चेंज करिए, अब क्लबिंग क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो अनलेस इट एओ सेटिस्फाइड इट कैन नॉट बी चेंज। तो आपको अदर इनकम के बेसिस पे क्या करना है, क्लबिंग डिसाइड करना है। क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या पढ़ा अभी तक, सेक्शन 60 में ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सेक्शन 61 में रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 62 में एक्सेप्शन वेयर रेवोकेबल नहीं होता है, एंड सेक्शन 64(1)(2) में रेम्यूनरेशन टू स्पाउस। अब चलते हैं सेक्शन 64(1)(4) में। सेक्शन 64(1)(4) में जो बात, हाँ मिस्टर ए का अदर, देखिए अगर टेक्निकली क्वालिफाइड हो गया तो क्लबिंग का बात आएगा ही नहीं। अगर टेक्निकली क्वालिफाइड हो गया तो मिसेज ए का इनकम, अगर इनका क्वेश्चन है मिस्टर ए और मिसेज ए, मिस्टर ए का अदर इनकम ज्यादा और मिसेज ए टेक्निकली क्वालिफाइड, तो मिसेज ए का क्लबिंग कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। हम ये प्रोविजन कब बोला, अगर आप ध्यान दिए होंगे, विदाउट बीइंग टेक्निकली क्वालिफाइड, तब जाके आपका क्लबिंग आएगा। अगर टेक्निकली क्वालिफाइड हो गया तब तो क्लबिंग की कोई बात ही नहीं उठेगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब अपनी गाइस बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस। बहुत ध्यान से ये प्रोविजन अगर समझ गए ना तो आने वाले बहुत सारे प्रोविजन आप समझ जाएंगे जो इसी से मिलता जुलता है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, अभी हम बात कर रहा था रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, अब हम बात करेगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस। आपने स्पाउस को क्या दिया, एक एसेट दिया, क्या दिया, एक एसेट दिया।
अब सर इस पे देखते हैं जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर स्पाउस को एसेट दिया, कुछ पढ़े थे हम लोग एचपी में इससे रिलेटेड, एचपी में पढ़े थे हम लोग इससे रिलेटेड। अगर आप अपना हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप अपना हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, नॉट बीइंग अ मैरिड माइनर डॉटर और इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब डाइवोर्स को छोड़ के अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो अपने स्पाउस को विदाउट एनी कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मान लिया जाता है कि उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, आप ही हो, और उससे जो इनकम आएगा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगा। सर ये क्लबिंग का दूसरा रूप ही तो है। डीम्ड ओनरशिप इज नथिंग बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लबिंग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लबिंग, कि इनकम कमाएगी वाइफ और टैक्सेबल करेगा कौन, हस्बैंड, या हस्बैंड कमाई, वाइफ कमाएगी, हस्बैंड टैक्सेबल करेगा, जो भी है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो सर डीम्ड ओनरशिप तो खाली कौन से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था, हाउस प्रॉपर्टी। बट जरूरी है क्या कि हस्बैंड वाइफ को हमेशा हाउस प्रॉपर्टी देगा? वाइफ को बिजनेस करना है, हस्बैंड ने वाइफ के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे वाइफ अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा पाई, तो उस प्रॉफिट का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी किसका है, हस्बैंड का भी है। तो जितना हिस्सेदारी हस्बैंड का है उतना इनकम किसके हाथ में क्लब होगा, हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा। यानी जो बिजनेस करके वाइफ कमा रही है पैसा, रिपीट, जो बिजनेस करके वाइफ प्रॉफिट कमा रही है, आप उसको हिस्सा करेंगे कि कितना परसेंटेज कैपिटल हस्बैंड का था और कितना परसेंटेज कैपिटल वाइफ का खुद का था। तो जितना वो वाइफ हस्बैंड से लिए है उतना शेयर हम किसको हाथ में क्लब करेंगे, बताइए, हस्बैंड के हाथ में। तो यही हम लोग यहां पढ़ेंगे कि जब आप कोई भी एसेट स्पाउस को देते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और स्पाउस इससे जो इनकम कमाती है वो इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, स्पाउस के हाथ में क्लब हो जाएगा। दैट्स इट। कोई भी एसेट आप स्पाउस को देते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जिसका बेनिफिट स्पाउस को मिलता है, वो जो भी इनकम कमाएगी उस एसेट से, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ transferor, but only condition is this transfer which is made to spouse that should be without adequate consideration। मतलब वहां पे आपने कंसिडरेशन नहीं लिया, गिफ्ट कर दिया या फ्री में दे दिया, तो भैया फ्री में दिया तो कैपिटल गेन तो लगा नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन कब लगता है, जब कंसिडरेशन है। जब मैं फ्री में दे रहा हूं, गिफ्ट कर रहा हूं, तब तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, बट क्लबिंग लग जाएगा, डोंट वरी। उससे जो इनकम पास ऑन हो गया वो हम क्लब होने, मतलब क्लब कराएंगे उसको। मेरा बात समझे आप? तो देखिए, एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों बोला, आप कोई सोचेगा हाउस प्रॉपर्टी तो एग्जेम्प्ट है, नहीं, वो डीम्ड ओनरशिप में कवर्ड है, इसलिए उसको यहां नहीं लाया। एचपी का जो ट्रांसफर है दैट इज कवर्ड इन डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27, इसलिए उसको यहां से हटा दिया कि एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट, दैट्स द कैच, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब डाइवोर्स को छोड़ के, डाइवोर्स को छोड़ के, देन इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो ट्रांसफर के हाथ में आप क्या करेंगे, इनकम क्लब कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आएगा आपको। मैंने वाइफ को डिबेंचर्स ट्रांसफर किया, मेरे पास डिबेंचर्स था किसी कंपनी का, उससे मेरे को क्या आ रहा था, इंटरेस्ट। मैं सडनली टैक्स प्लानिंग किया, ये इंटरेस्ट इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होता है, मैं 20% का स्लैब से 30% में अननेसेसरली चले जाता हूँ। अगर मैं इंटरेस्ट इनकम को जोड़ता हूँ तो मेरा इनकम 12 लाख आता है, मैं नहीं जोड़ता हूँ तो मेरा इनकम 10 लाख आता है। तो मेरे दिमाग में क्या कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, यार वो 2 लाख जो मुझे मिलता है अननेसेसरली वो 30% पे टैक्स होता है, और मेरी वाइफ एक हाउस वाइफ है। मैं बोला यार क्या कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चलो एक टैक्स प्लानिंग करते हैं। जो डिबेंचर मेरे पास है मैं अपनी वाइफ को उसको ट्रांसफर कर दूंगा। अब वो डिबेंचर का होल्डर कौन है, मेरी वाइफ। मैंने उससे कुछ चार्ज भी नहीं किया, और कुछ चार्ज नहीं किया तो मेरे हाथ में कोई इनकम भी नहीं आया। कितना स्मार्टली मैंने क्या किया, वो डिबेंचर्स मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस। अब उस डिबेंचर्स से जो इनकम आएगा वो किसको आएगा, वाइफ को आएगा, क्लब्ड। जो वाइफ को इनकम है वो उसका नहीं है, वो किसका है, हस्बैंड का है।
ट्रांसफरर का इनकम मान लिया जाएगा. इट विल बी डीम्ड दैट ट्रांसफरर हैज अर्न दैट इनकम. किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछिए. क्लियर? इट विल बी डीम्ड दैट ट्रांसफरर हैज अर्न दैट इनकम और उसके हाथ में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा. अब इसमें मैं एक छोटा सा तड़का लगाऊंगा. इंटरेस्ट आया किसको? वाइफ को. एक्चुअल में इंटरेस्ट मेरा इनकम माना जाएगा. एक्चुअल में मान लिया. बट फिजिकली प्रैक्टिकली सोचिए, वो तो मनवाया जा रहा है ना. एक्चुअली तो इंटरेस्ट किसका है? वाइफ के पास है. एक्चुअली इंटरेस्ट किसका है? वाइफ के पास है. बट डीमिंग प्रोविजन सेक्शन 64 बोलता नहीं वो इनकम किसका मानेंगे? हस्बैंड का मानेंगे. ले लो, टैक्सेबल कर दो. वाइफ ने क्या किया? वो इंटरेस्ट इनकम को री इन्वेस्ट कर दिया. वाइफ ने क्या किया? वो इंटरेस्ट इनकम को री इन्वेस्ट कर लिया किसी दूसरे प्रॉपर्टी में या किसी दूसरे एसेट में, जिससे वाइफ को क्या मिला? इनकम. जिससे वाइफ को क्या मिला? कोई भी इनकम. अब क्या बताइए, ये क्या वो इनकम को भी आप हस्बैंड के इनकम में क्लब करेंगे? नहीं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं सर, क्लबिंग खाली होता है इनकम फ्रॉम दी एसेट्स ट्रांसफर्ड अलोन. क्लबिंग खाली होता है इनकम फ्रॉम दी एसेट्स ट्रांसफर्ड अलोन, बस. इनकम फ्रॉम इनकम कैन नॉट बी क्लब्ड. इनकम फ्रॉम इनकम मतलब वाइफ ने जो इनकम कमाया, उससे इनकम जो वाइफ ने कमाया, वो इनकम जो वाइफ ने कमाया फ्रॉम द इनकम, दैट कैन नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड ट्रांसफरर. वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा. ये याद रहेगा आपको कि इनकम फ्रॉम इनकम कैन नॉट बी क्लब. इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड अलोन कैन बी क्लब. देखिए, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट कैन नॉट बी क्लब्ड. नेचुरल लव एंड अफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडिक्वेट कंसिडरेशन. आप बोलेंगे सर मैंने प्यार भाव से दिया है, प्रेम भावना से दिया है, तो ये भी तो एक कंसिडरेशन है. ऐसा कुछ नहीं होगा. कंसिडरेशन मतलब मनी एंड कैश इक्विवेलेंट. तो आपका जो लव एंड अफेक्शन है वो हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुनो मेरा बात ध्यान से. सर जब मैं डिबेंचर्स ट्रांसफर कर रहा था, उस समय वो मेरी वाइफ नहीं थी, वाइफ बनने वाली थी. वाइफ बनने वाली थी. भैया लॉ बड़ा क्लियर है. आप अपने स्पाउस को दीजिए ना. वो स्पाउस जब तक नहीं है जब तक आप लोग के पास एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है. मैरिज सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस कि आपका मैरिज हो गया है और अब आप लोग दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो. तो गवर्नमेंट बड़ा क्लियर बोला, आपका जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उस समय क्या होना चाहिए? वो वाइफ होनी चाहिए. मतलब उस समय अगर आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया और आप उस समय ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लबिंग नहीं होगा. क्लबिंग इनफैक्ट जब आप ट्रांसफर करो उस समय वो क्या होनी चाहिए? स्पाउस. यानी द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड हर शुड बी ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. खाली वो नहीं, ये तो है ही. प्लस जब वाइफ को इनकम आएगा किससे? उस एसेट से, उस समय भी आप और वाइफ के बीच में, आपके और उसके बीच में क्या होना चाहिए? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप. यानी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड सबसिस्ट at the time of transfer plus at the time when the income is earned by the transferee. तो ये दो टाइम में रिलेशनशिप होना चाहिए. अगर एक टाइम में भी नहीं हुआ तो क्लबिंग नहीं होगा. क्लबिंग नहीं होगा. वाइफ के साथ मेरा सेपरेशन हो रहा है, मैंने उसके लिए उनको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी दिया, क्लबिंग नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. The relationship of husband and wife should subsist both at the time of transfer of asset and at the time when the income is accrued. मतलब इनकम जब ट्रांसफरी को मिलेगा तब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप होना चाहिए.
ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ टीम डोनरशिप। ये ऑलरेडी हमें पता है कि हाउस प्रॉपर्टी वाला जो ट्रांसफर होगा वो क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आएगा, ऑल्दो उसका ट्रीटमेंट क्लबिंग जैसा ही होगा, आंसर सेम होगा, बट रूट अलग है। आप अगर हाउस प्रॉपर्टी में ये सेक्शन कोड करके आ गए, 0 मिलेगा आपको। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते ही वाइफ को सेक्शन 27 लगेगा, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते ही सेक्शन 64(1)(4) लगेगा। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते ही सेक्शन 64(1)(4) लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते ही सेक्शन 27 लगेगा। जब मेरा बात समझ रहे हो? नेक्स्ट इसी का कंटिन्यूएशन। अब नेक्स्ट थोड़ा सा अलग लेवल पे सोचिए। मैंने वाइफ को 2 लाख रुपया दिया ट्रांसफर ऑन अकाउंट, मैंने 2 लाख ट्रांसफर कर दिया। वाइफ के पास पहले से ही, थोड़ा मैथ्स, वाइफ के पास पहले से ही 4 लाख रुपया था खुद का। वाइफ के पास पहले से ही 4 लाख रुपया था खुद का। वाइफ ने मेरे से 2 लाख रुपया और मांगा, तो वाइफ के पास अब कितना पैसा है? 6 लाख। रेशियो क्या है? 4:2। वाइफ का 4, मेरा 2, तो 2:1, 2/3 एंड 1/3, 4/6 एंड 2/6। तो वाइफ जितना परसेंटेज होल्ड करके रखी है वो है 4/6 यानी 2/3, और मैं 1/3। वाइफ ने क्या किया, इस पर्टिकुलर 6 लाख का कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस, और उससे प्रॉफिट्स भी कमाया, उससे प्रॉफिट्स भी कमाया। मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना। जो प्रॉफिट वो बिजनेस कमा के दिया, क्या वो जस्ट बिकॉज ऑफ वाइफ है? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हस्बैंड्स कैपिटल। तो क्या वो प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट वाइफ कमाई बिजनेस से, उसका 1/3, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था? 2:1। तो हस्बैंड का कितना था? 1/3। तो अगर वाइफ कमाती है, एक बार के लिए हम ऐसे ले रहे हैं, वाइफ कमाती है 3 लाख रुपया प्रॉफिट उस बिजनेस से, तो हस्बैंड के आप में कितना क्लब करेंगे? 1 लाख। ये कोई फॉर्मूला था कि एक जनरल नॉलेज था? समझ गए? आपको प्रपोर्शनेट क्लबिंग करना पड़ेगा, आपको प्रपोर्शनेट। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट और एक है। सर आपने कैपिटल रेशियो लिया था, क्या लिया था? 2/3 और 1/3। सर मेरे को एक बात बताइए, क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या चेक करना कि मैंने वाइफ को कब दिया वो 2 लाख रुपया, यानी डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन? मेरा बात ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट जो मैंने आपको 3 लाख का फिगर दिया था वो था मान लो 1920 साल का। कौन से साल का? प्रीवियस ईयर 1920। अब मेरे को एक बात बहुत ध्यान से समझाइएगा। प्रीवियस ईयर 1920 में वाइफ ने कमाया कितना? 3 लाख रुपया। बट हस्बैंड कैपिटल कब देता है? हस्बैंड कैपिटल ईयर के स्टार्टिंग में नहीं देता है, हस्बैंड 20 साल में देता है। 20 साल मतलब समझ लो 1 अक्टूबर 19। मेरे साथ साथ हो आप अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 प्रॉफिट कितना कमाया वाइफ ने? 6 लाख, सॉरी 3 लाख। वाइफ के पास खुद का कैपिटल कितना था? 4 लाख। वाइफ 2 लाख रुपए मांगी किससे? हस्बैंड से। हस्बैंड देता कब है? वो 1 अक्टूबर, बीच मंथ में, 20 साल में। तो आप बोलेंगे सर हस्बैंड तो कैपिटल दे दिया है, तो रेशियो क्या होगा? 2:1। तो जो प्रॉफिट वाइफ कमाई 3 लाख का, उसको भी हम क्या करेंगे? सेग्रीगेशन। गलत। आपको कैपिटल रेशियो देखना पड़ता है एज ऑन 1 अप्रैल। आपको कैपिटल रेशियो देखना पड़ता है एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉफिट इज अर्न्ड। यानी इस केस में जो प्रीवियस ईयर 1920 का 3 लाख का प्रॉफिट है, हम चेक करेगा कि उस साल का पहला डेट यानी 1 अप्रैल 2019 के दिन क्या कैपिटल रेशियो था। तो सर उस साल तो खाली 4 लाख रुपया था खाली वाइफ का, तो जो भी होगा सब वाइफ का होगा, क्लबिंग नहीं होगा। लेकिन अगले साल जो वाइफ कमाएगी, यानी प्रीवियस ईयर 2021, अब तो हस्बैंड का जाके क्या होगा? कैपिटल चेंज हो जाएगा, 2 लाख अब क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वो 2:1 का रेशियो अप्लाई करेंगे ऑन द नेक्स्ट ईयर्स क्या प्रॉफिट। इन शॉर्ट सर कैपिटल रेशियो हैज टू बी सीन एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाँ, अगर हस्बैंड 1 अप्रैल को ही अगर दे दिया होता तो अब आप फर्स्ट ईयर से क्या लगाते?
क्या बोलते हैं उसको, एलोकेशन कर देते हैं। देखिए एक होता है ना कि मैं आपको हर चैप्टर का एकदम प्राइम बात, एकदम एकदम जिसको बोलते हैं ना समराइज टू द समराइज्ड पॉसिबल, मैं वो पूरा बता रहा हूं आपको। आई एम नॉट मिस्ड एनीथिंग। एनी डाउट्स अभी तक? एक बार चलिए पढ़ते हैं। इफ एसेट्स आर if assets or transfer is invested in the business by spouse, then income to be clubbed shall be proportionate income of business. बिजनेस से जो इनकम आया वाइफ को, उसका प्रोपोर्शनेट इनकम क्या हो जाएगा, क्लब। अब इसका रेशियो देखिए क्या है, इट मींस ये रेशियो है, देखिए इनकम ऑफ सच बिजनेस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ, पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस देखो, मतलब बिजनेस प्रॉफिट्स। रेशियो क्या लिया हम लोग ने, देखो वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन, कैन यू सी दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1 अप्रैल आपको क्या देखना है कि क्या वैल्यू आपने दिया था 1 अप्रैल को, हो सकता है 0 दिया, हो सकता है 2 लाख दिया, एंड डिवाइड बाय क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ट्रांसफरी एज ऑन द सेम डे। अब जिस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो उसका आप क्या करो, टोटल इन्वेस्टमेंट देखो, तो वो जो प्रोपोर्शनेट होगा इनटू क्या, इनकम ऑफ सच, इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, आप इसको क्या करेंगे, क्लब कर देंगे। सिमिलरली मेरे को बताइए, वाइफ को अगर मैंने 2 लाख रुपए दिया, वाइफ ने उसको बिजनेस पे लगाया, अब वाइफ मेरे को उसी 2 लाख पे क्या दे रही है, इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी तो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। सेम चीज वो भी मेरे हाथ में उसी रेशियो पे क्लब होगा जिस रेशियो पे मैंने उसको कैपिटल दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिजनेस इनकम जैसे आप करते हो, आप वैसे क्या कर दोगे, क्लब कर दोगे। अब सर ये तो एक पार्ट क्लियर हो गया, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस हम समझ गए। हमें बस ये समझना है कि कोई भी एहसान वाइफ ने लिया है फ्रॉम हस्बैंड फॉर अर्निंग एनी इनकम, वो इनकम किसका मानेगा, जो एहसान दिया है, बेसिकली जो हस्बैंड है उसी के हाथ में हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। अब इसमें हस्बैंड क्या करेगा, मेरा बात सुनिए, हस्बैंड ट्रांसफर करेगा अपनी वाइफ को नहीं, वो ट्रांसफर करेगा अपनी मदर इन लॉ को, या वो ट्रांसफर करेगा अपने वाइफ की ब्रदर को, अपने वाइफ की सिस्टर को। वहां पे तो ये प्रोविजन लगेगा नहीं क्योंकि क्लियरली बोला ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू, तो आई विल ट्रांसफर माई एसेट टू एनी अदर पर्सन फॉर द benefit of my spouse, even in that case income will be clubbed। उस केस में भी क्या होगा, ये प्रोविजन वैसे लगेगा, इनकम क्या हो जाएगा, क्लब। तो गवर्नमेंट ये सोचा कि अब ये चालबाजी करके दूसरा तीसरा लोग को ट्रांसफर मत करेगा। अगर ये एस्टैब्लिश हो गया कनेक्शन कि आपने जो कैश दिया या आपने जो इन्वेस्टमेंट मनी दिया अपने स्पाउस किसी को भी, और उसने आपकी वाइफ के अकाउंट में डाल दिया है, तो हम मानेंगे आप ही के हाथ में क्या हुआ है, क्लबिंग हुआ है। तो देखिए, इफ एन एसएससी ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन या एओपी अदर देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, ऑब्वियसली पूरा क्लबिंग चैप्टर तभी अप्लाई होगा जब आप विदाउट या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर इमीडिएट या डेफर्ड बेनिफिट ऑफ हिज स्पाउस, देन इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट्स शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। तो इनकम जो ट्रांसफरी के पास आएगा वो इनकम किसका मान लिया जाएगा, ट्रांसफर का मान लिया जाए। नेक्स्ट सेम, नो चेंज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू बहू, डॉटर इन लॉ। सन को नहीं बोला है मैंने, डॉटर भी नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है, डॉटर इन लॉ, सन्स वाइफ। तो सन्स वाइफ को भी आप जो ट्रांसफर करोगे ना, अपने सन की वाइफ को आप जो ट्रांसफर करोगे, वो भी सेम प्रोविजन है जैसे आप स्पाउस को कर रहे हो, सेम गोज विदाउट सेइंग। देख लो। अब मेरे को एक बात बताइए, लेट मी चेक योर नॉलेज, क्या हाउस प्रॉपर्टी में सन्स वाइफ था, क्या हाउस प्रॉपर्टी में सन्स वाइफ था, नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी खाली ट्रांसफर टू स्पाउस था। इस वजह से जब आप ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस पढ़े थे, वहां पे एचपी को क्या किया था, हटा दिया गया था, वहां पे एचपी को क्या किया गया, हटा दिया गया था। मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एचपी को क्या किया गया था, हटा दिया गया। लेकिन जब आप सन्स वाइफ को ट्रांसफर करो, यहाँ पे तो खाली क्या होगा, क्लबिंग ही लगेगा, बिकॉज एचपी यहाँ पे लग ही नहीं सकता। इवन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर रहे हो अपने सन्स वाइफ को, तो भी क्या लगेगा, क्लबिंग लगेगा, तो भी क्या लगेगा, क्लबिंग, बिकॉज यहाँ पे आप सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो। मेरा बात आपके समझ में आ रहा है?
वेर एन एसेट, देखिए एसेट बोला है, कोई भी एसेट हो सकता है वो, ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर सन्स वाइफ विदाउट adequate consideration, the income from such asset is to be clubbed in the total income of the transferor. अब इसी का उल्टा सेम चीज, मैं किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, तो भी सन्स वाइफ का इनकम किसका, आपका इनकम. If the SSE transfers his property to another person or AOP other than for adequate consideration for immediate or deferred benefit of his son's wife, then income arising from such asset shall be clubbed in the hands of the SSE. सिंपल है. ये हो गया इनडायरेक्ट हो और ऊपर हो गया डायरेक्ट. सबसे ज्यादा रिपीटेड है यही वाला सेक्शन 64(1)(a). आई रिपीट 64(1) कैपिटल ए, इसका नाम लर्न करना है. अच्छा, नाम किसका किसका लर्न हो गया होगा आपको. सेक्शन नंबर 60 विदाउट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इनकम. 61 रेवोकेबल. 62 एक्सेप्शन. 64(1)(2) रेम्यूनरेशन टू स्पाउस. 64(1)(4) ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस. ये सेक्शन लर्न करिएगा. और फिर ये है 64(1)(a) इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. बहुत ध्यान से सुन लो पहले. जितना भी इनकम अगर आपका माइनर चाइल्ड, चाहे वो डॉटर हो चाहे सन हो, कमा रहा है, जितना भी इनकम आपका माइनर चाइल्ड, चाहे वो डॉटर या सन हो, कमा रहा है, वो किसका इनकम होगा, वो किसका इनकम होगा, पेरेंट्स का इनकम होगा. सर पेरेंट्स में भी हस्बैंड सन मतलब पापा और मम्मी दोनों है, क्या करेंगे, मदर फादर दोनों है. जिस भी पेरेंट का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम इज हायर, उसी पेरेंट के हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा. उसी पेरेंट के हाथ में क्या हो जाएगा. यही एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बहुत आता है. आपको मिस्टर ए, मिसेज ए, सन डॉटर 4 देगा. आपको मिस्टर ए मिसेज ए का भी इनकम निकालना है और सन और वाइफ का भी, सॉरी सन और डॉटर का भी इनकम निकालना है. तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा मिस्टर ए और मिसेज ए में किसका इनकम ज्यादा है, तो सन का इनकम उसी में डालेंगे, डॉटर का इनकम भी उसी में डालेंगे. माइनर चाइल्ड होना चाहिए ऑब्वियसली, माइनर चाइल्ड. मेजर कवर्ड नहीं है इसमें, खाली क्या कवर्ड है, माइनर चाइल्ड. जो भी माइनर चाइल्ड होगा, जो भी माइनर चाइल्ड होगा, उनका जितना भी इनकम होगा सब क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे. किसके पेरेंट्स, किसके हाथ में, उन पेरेंट्स के हाथ में जिनका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज हायर. समझ गए. अब इसमें सर माइनर चाइल्ड का सारा इनकम क्लब नहीं होगा. Some income will always be taxable in the hands of minor child only. It will not be clubbed. It will not be clubbed. MSD मेहनत स्किल और लेबर. MSD मेहनत स्किल और लेबर. M मतलब क्या, मैनुअल लेबर. आज अगर कोई भी बच्चा, छोटा सा बच्चा मैनुअल लेबर करके कुछ अर्न कर रहा है, तो वो इनकम किसके पास नहीं जाएगा, पेरेंट्स के पास नहीं जाएगा, वो इनकम माइनर चाइल्ड का ही होगा. कोई भी बच्चा अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से अगर कोई इनकम कमा रहा है, कोई कंपटीशन जीता है, केबीसी का कॉन्टेस्ट जीता है, सर उसका खुद का नॉलेज है, वो जो इनकम कमा रहा है वो क्लब नहीं होगा. कोई भी बच्चा डिसेबल्ड है, क्या है, डिसेबल्ड है, और उसको कुछ भी मिल रहा है, वो भी इनकम क्लब नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसको इनकम आई है, तो वो उसका इनकम ही माना जाएगा, वो हम क्लब नहीं करेंगे. तो ये 3 सोर्सेस से अगर इनकम आता है तो दैट विल नॉट बी क्लब्ड, एल्स एवरीथिंग विल बी क्लब्ड. अब इसमें और एक बात सुनना. सिंगिंग कंपटीशन जीतकर आपको कुछ पैसे मिले, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया. सिंगिंग कंपटीशन जीत के आपको कुछ पैसे मिले तो वो इनकम तो क्लब नहीं होगा, बट उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो क्लब हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू चेक कि क्या चीज से इनकम कमा रहा है, वो सोर्स, बस वही सोर्स क्या है, क्लब नहीं होगा. बाद बाकी सारे इनकम्स क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा. बाद बाकी सारे इनकम्स क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा. तो ये 3 सोर्सेज से अगर आपको इनकम आ रहा है तो आप क्लब नहीं करेंगे. अब लास्ट पॉइंट इस सेक्शन में अपने को ये पढ़ना है कि सर जिस भी पेरेंट के ऊपर माइनर चाइल्ड का क्लबिंग आया, जिस भी पेरेंट के ऊपर माइनर चाइल्ड का क्लबिंग आया, उस पेरेंट को एक 1500 रुपया का मैक्सिमम एग्जेम्पशन, क्या बोला, 1500 का मैक्सिमम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1032, 1500 का मैक्सिमम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1032 और द इनकम क्लब्ड विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिलेगा, का एग्जेम्पशन मिलेगा. प्लीज रिमेंबर इसमें लिमिट नहीं है कोई भी चिल्ड्रन का. आप चाहे 4 चिल्ड्रन का अगर आपका इनकम क्लब हो रहा है तो आपका उतना आपको 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा. प्लीज रिमेंबर यहाँ पे लिमिट पर चाइल्ड है. एक चाइल्ड के ऊपर जितना इनकम आया सब के ऊपर लिमिट क्या है, 1500. और एक इनकम पे 1500 नहीं है,
ओवरऑल चाइल्ड के ऊपर लिमिट क्या है 1500। जैसे मान लो मैंने तीन माइनर सन है, एक माइनर सन का तो क्लबिंग नहीं हुआ, दो माइनर सन का क्लबिंग हुआ, तो मेरे को एग्जामिशन मैक्सिमम कितना मिल सकता है 3000 रुपीज। तो जितना क्लबिंग हो रहा है उतना ही क्या करोगे माइनस करोगे। ध्यान रखना अमाउंट ऑफ क्लबिंग, अमाउंट ऑफ एग्जामिशन कैन नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ इनकम। अगर आप 1200 क्लब करो तो आप 1200 क्या देंगे एग्जामिशन, बिकॉज 1500 इज द मैक्सिमम लिमिट। दैट्स इट, यही था इस सारे सेक्शन में। लेट्स सी all income, the catch is all income of a minor is to be included in the income of his parent whose total income excluding the income includable under section 64(1) is greater। मतलब ध्यान से देखना, ये क्लब्ड इनकम को छोड़ के, माइनर इनकम को छोड़ के बाकी जो इनकम है वो जिसका ज्यादा है उसी के हाथ में क्या होगा क्लबिंग होगा। नेक्स्ट, in case marital relationship does not subsist at the time of accrual of income of a minor child to be clubbed with the income of the parent who maintains the minor child। समझ गए? अगर मान लो उस समय जब माइनर चाइल्ड का इनकम आया उस समय मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है या उस समय सेपरेशन के वर्ज में है, तो इन दैट केस जो भी बच्चा जिस भी पेरेंट के साथ रहता है, जैसे मान लो मदर के साथ रहा या फादर के साथ रहा, तो जिसके साथ वो रहता है उसके साथ क्या हो जाएगा क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। Once income is clubbed with the income of either parent, then any income arising the subsequent year shall not be clubbed with the income of other parent unless the AO is satisfied। अगर AO satisfied नहीं है तो वो किसी भी दूसरे पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस है सर इसके ऊपर। क्लबिंग प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई ऑन इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी, जो कि 80U चैप्टर 6 से में हम डिडक्शन पढ़ेंगे उस पर स्पेसिफाइड है। अगर इनकम डिराइव्ड है बाय माइनर फ्रॉम मैनुअल वर्क, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल, टैलेंट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो भी ये इनकम क्या होगा क्लब नहीं होगा। एग्जेम्पशन, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चाइल्ड पर चाइल्ड। एग्जेम्पशन कितना होगा पर चाइल्ड 1500 पर चाइल्ड और इनकम सो क्लब्ड एंड माइनर चाइल्ड विल इंक्लूड मैरिड माइनर डॉटर। मतलब वो मैरिड भी हो गई तो भी उसका इनकम आपके ऊपर क्या हो जाएगा क्लब हो जाएगा, पर वो क्या होनी चाहिए माइनर होनी चाहिए। मेजर बनते नथिंग विल बी क्लब्ड। नेक्स्ट सिंपल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर मेरा बात सुनिए, मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरा एक HUF भी है जिसमें मेरे बेटे, मेरी बेटी और मेरा वाइफ सब लोग हैं। तो मैं एक इंडिविजुअल भी हूं और मैं एक HUF भी है, तो दोनों एक सेपरेट पर्सन है। वो एक फैमिली है और मैं एक इंडिविजुअल हूं। वो जो इनकम कमाती है उस पर टैक्स वो देती है, मैं जो इनकम कमाता हूं उस पर टैक्स मैं देता हूं। मान लो मेरा एक खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, मेरा एक खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था। ध्यान से सुनो, अगेन सेम फंडा आएगा, थोड़ा बहुत डीम्ड ओनरशिप जैसा। मेरा खुद का प्रॉपर्टी था, मैंने क्या किया उसको HUF के नाम पे कन्वर्ट करा लिया। किसके नाम पे कन्वर्ट करा लिया? HUF के नाम पे कन्वर्ट करा था। अब वो प्रॉपर्टी मेरा था, वो प्रॉपर्टी से जो इनकम आता मेरा आता, मेरे हाथ में टैक्स होता। अब मैंने क्या कर दिया उसको अपने HUF में ट्रांसफर कर दिया। अब HUF में तो मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटा लोग भी है, सब लोग हैं। अब HUF से जो इनकम आएगा वो इनकम किसका होगा HUF का होगा। मतलब प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगा, जिसके पास HUF के पास प्रॉपर्टी है वो इनकम किसका होगा HUF का होगा। तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा क्लबिंग, इसमें क्या हो जाएगा क्लबिंग। अरे मेरा बात समझ रहे हो? सेम फंडा जो अपने डीम्ड ओनरशिप में पढ़ा था कि जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ HUF में, मेरा बात ध्यान से सुनो, बिफोर पार्टीशन बाय मेंबर टू HUF इंटायर इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। अब देखिए जब HUF में जाएगा ना प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा हिस्सा हो जाएगा। प्रॉपर्टी का क्या होगा हिस्सा। तो उस हिस्से में मेरा हिस्सा के साथ साथ मेरी वाइफ का भी हिस्सा रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसका है HUF का। अब वो जो हिस्सा मेरी वाइफ का है, मान लो 25-25-25-25 सबको 25-25% शेयर मिल गया, इनकम पूरे बिल्डिंग से आ रहा है, तो कुछ हिस्सा इनकम किसका है मेरी वाइफ का भी है। तो गवर्नमेंट बोलता है जो हिस्सा आपके वाइफ का है वो इनकम किसका माना जाएगा ट्रांसफरर हस्बैंड का इनकम माना जाएगा। बिकॉज आपने क्या किया, आपने वो प्रॉपर्टी अपना क्या कर दिया HUF में ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्ट करा लिया। तो entire income from such property will be clubbed in the hands of transferor। नेक्स्ट देखिए, अगर आप पार्टीशन के बाद आफ्टर पार्टीशन बाय HUF टू इट्स मेंबर, मेरा बात ध्यान से सुनिए,
अब एचयूएफ से, एचयूएफ के पास प्रॉपर्टी था, पार्टीशन होके किसके पास आ रहा है, मेंबर के पास आ रहा है। एचयूएफ के पास प्रॉपर्टी था, पार्टीशन होके किसके पास आ रहा है, मेंबर से। अगेन मेंबर में एक कौन रहेगी, वाइफ भी रहेगी। कौन रहेगी, वाइफ भी रहेगी। तो इनकम फ्रॉम सच एसेट एट्रीब्यूटेबल जिस किसका, स्पाउस का, वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगा। किसके हाथ में ट्रक क्लब हो जाएगा, ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाएगा। मतलब वो बेसिकली गाइस सिंपल सा फंड है, आप कुछ भी करके प्लानिंग कर लीजिए, अल्टीमेटली फंसना किसको है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, मेन जो चीज था वो हम लोग ऑलरेडी कर लिए थे। क्रॉस ट्रांसफर्स, उसका भी अपने सर, हम अपना ब्रदर का सिस्टर को ट्रांसफर कर, सॉरी ब्रदर्स वाइफ को ट्रांसफर करेगा, ब्रदर मेरी वाइफ को ट्रांसफर करेगा। स्वैप, वर्टिकली ऑपोजिट। मैं अपनी वाइफ को नहीं दिया, मैं भाई की वाइफ को दिया, मेरा भाई मेरी वाइफ को दिया। क्लबिंग कहां लगेगा बताओ। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बम्पर जजमेंट है, केशव जी मुरारजी देसाई। आज भी उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये पर्टिकुलर प्रोविजन आता है। क्या है, मेरा बात ध्यान से सुनिए। क्रॉस ट्रांसफर्स, आज अगर मैं कोई भी एसेट ट्रांसफर करता हूं मेरी ब्रदर्स वाइफ को, मेरा ब्रदर कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है मेरी वाइफ को, मेरा हाथ ध्यान से देखना, यहां मैं खड़ा हूं या मेरा ब्रदर खड़ा है, मेरी वाइफ यहां पे, मेरी ब्रदर की वाइफ उनके सामने है। मैं कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं मेरी ब्रदर की वाइफ को, और मेरा ब्रदर ट्रांसफर करता है मेरी वाइफ को। तो मैंने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया मेरी ब्रदर की वाइफ को, उससे जो इनकम मेरी ब्रदर की वाइफ को आया, वो मान लिया जाएगा वो इनकम मेरा ब्रदर का है, वो इनकम मेरा ब्रदर का। सिमिलरली मेरी वाइफ को मेरा ब्रदर ने जो इनकम दिया, उससे जो इनकम मेरी वाइफ को आया, वो हम मान लेगा मेरा इनकम। यानी रिस्पेक्टिव इनकम्स विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्पाउसेस, रिस्पेक्टिव स्पाउसेस। अनदर एग्जांपल, सर मैंने 5 लाख रुपया का कोई ट्रांसफर किया, जिसमें 9 लाख, जो 5 लाख रुपया उसने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके 9% ब्याज कमाया। तो 9% ब्याज जो 5 लाख रुपए पे कमाया गया, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ब्रदर के हाथ में। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ब्रदर के हाथ में। मेरे ब्रदर ने मेरी वाइफ को 5 लाख रुपया नहीं 6 लाख रुपया ट्रांसफर किया। कितना रुपया ट्रांसफर किया, 6 लाख। सेम चीज 9% ब्याज वो भी कमाई। तो क्लबिंग 5 पे होगा कि 6 पे होगा, 5 पे होगा। विच एवर इज लोअर, क्लबिंग किस पे होगा, 5 पे, बिकॉज कॉमन अमाउंट पे क्लबिंग होगा। आज यहां पे क्लबिंग 5 पे हो रहा है, तो कनेक्टेड, अगर ट्रांजैक्शन को कनेक्टेड करना है इस तरीके से कि क्लबिंग के लिए ही ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप 5 और 6 2 पे नहीं लगा सकते, आपको किस पे लगाना पड़ेगा, 5 पे लगाना पड़ेगा। अब ऐसा मत रटना विच एवर इज लोअर, कॉमन अमाउंट सोचो। क्या सोचो, कॉमन अमाउंट, कि कॉमन अमाउंट पे क्या होगा, क्लबिंग होगा। तो जहां कॉमन अमाउंट होगी वहीं पे हम क्या करेंगे, क्लबिंग अप्लाई करेंगे। और टू दैट एक्सटेंट जो रिस्पेक्टिव स्पाउसेज है उनके हाथ में इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ट्रांसफर टू पर्संस अदर देन स्पाउस और माइनर, बिकॉज स्पाउस को देंगे तो क्लबिंग हो गया, माइनर चाइल्ड को देंगे भी तो क्लबिंग हो गया। In this case, what will happen? The Supreme Court, in the case of CIT versus Keshavji Morarji, has held that if two transactions, मतलब मैं अपने ब्रदर की वाइफ को दिया और मेरा ब्रदर मेरी वाइफ को दिया, ये दो ट्रांजैक्शंस अगर इंटरकनेक्टेड है and they are entered in such a way to evade tax, then clubbing provisions would be applicable. That's it, guys. क्लबिंग में मेजर टॉपिक्स क्या था, 60, 61, 62, 6412, 6414, 6418, ये मेजर टॉपिक्स था। इससे सराउंडिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्लीज। क्रॉस ट्रांसफर में 2 ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, तभी वो क्रॉस ट्रांसफर होगा। हाँ, अगर, गुड क्वेश्चन, अगर मैं अपने ब्रदर की वाइफ को ट्रांसफर किया, तो सर ना तो मेरी वाइफ है ना तो मेरा माइनर चाइल्ड है, तो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट क्या, अरे बोलिए। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम क्लबिंग ऑफ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। अब अपने एक बार फटाफट मैट में आ जाते हैं।
लेट्स स्टार्ट सम सम्स। ये है क्लबिंग, ये है क्लबिंग। तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद मैं इसका सम स्टार्ट करूंगा, ठीक है? टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, स्टार्ट करते हैं। The following details of income of Mr. X and his wife for the assessment year 2021 are made available to you. Mr. X और Mrs. X का इनकम दिया है, इनकम फ्रॉम हिज ओन बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जेड एन कंपनी एंड सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम जेड एन कंपनी. Mr. X and Mrs. X are partners in ZN company, each having 10% share in profits. दोनों का 10% शेयर है. Determine the total income of Mr. X and Mrs. X. That's it. सबसे पहला सवाल है कि आपको मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का टोटल इनकम निकालना, और आपको बोल दिया दोनों का क्या है, उस फॉर्म में 10-10% है. विल योर आंसर भी डिफरेंट बाद में, पहले इतना आंसर निकालिए फटाफट, बहुत इजी है. सबसे पहले बताते हैं अदर इनकम क्या है इनका. अगर क्लबिंग होता भी है तो कौन से इनकम पे होगा, बस, और तो किसी इनकम पे क्लबिंग होगा नहीं. तो बाकी इनकम क्या है, ये तीन. तो मिस्टर एक्स का तीनों इनकम मिला के कितना आ रहा है, 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 20,000, कितना आ रहा है, 3,50,000. वैसे मिसेज एक्स का कितना आ रहा है, 4,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 90, 6,10,000. टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस रेम्यूनरेशन, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस रेम्यूनरेशन किसका ज्यादा है, मिसेज एक्स का, मिसेज एक्स का. अब क्या ये दोनों का मिला के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, हाँ, याद है, इंडिविजुअल एंड हिज रिलेटिव्स, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. तो अगर दोनों का मिला के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो हम पढ़े थे जिसका इनकम ज्यादा है एक्सक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन, उसके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लबिंग. तो इस केस में किसका इनकम ज्यादा है, मिसेज एक्स का. तो मिसेज एक्स के हाथ में तो 84,000 रहेगा ही रहेगा, और 96,000 क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा. अब मेरा बात समझे. तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट केस, 3,50,000 और इनके हाथ में करके फाइनल आंसर ये आ रहा क्या, 3,50,000 और 7,90,000. ये टोटल इनकम होगा मिस्टर एक्स का और मिसेज एक्स का. यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर दिया किसके हाथ में, ये मिसेज एक्स के हाथ में, क्योंकि ये वाला इनकम क्या है, ज्यादा है मिसेज एक्स का. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ईच वन ऑफ देम, बहुत ध्यान से, इफ ईच वन ऑफ देम होल्ड्स 8% ऑफ शेयर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ ZN कंपनी. तब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई क्लबिंग भी नहीं होगा, तब कोई क्लबिंग भी, तो जो इनकम जिसका उसी के हाथ में क्या, टैक्स हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट,
इफ मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स बोथ पोजेसेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो भी आपका क्लबिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अपना अपना क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, इन बोथ दी केसेस क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस अकॉर्डिंगली। बताइए, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो मिस्टर एक्स के हाथ में तो आपने क्या नहीं जोड़ा था, 96, तो आप ये जोड़ देंगे, प्लस 96 टैक्सेबल हो जाएगा। और मिसेस एक्स में आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया था, 96, तो आप 7,90,000 में से 96,000 माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इजी लगा, प्रोविजन एकदम क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट। सुकन्या is a qualified cost accountant. Mrs. Sukanya. Be very careful with Mr. and Mrs. in clubbing chapter. Mrs. Sukanya qualified chartered cost accountant है. She is a salaried employee in the firm of cost accountants in which Mr. Ashok, her husband, is a partner. यानी वो उस फर्म में क्वालिफाइड मतलब एक एम्प्लॉई है, वो क्या है, एम्प्लॉय, जिसमें उनका हस्बैंड क्या है, पार्टनर है। मिस्टर अशोक शेयर इन द फर्म इज 10%. His younger brother holds 10% share in this firm. यानी अशोक का अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है, है। मिसेस सुकन्या ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 18,000 पर मंथ फ्रॉम दी फर्म। उनको फर्म से रेम्यूनरेशन कितना मिलता है, 18,000 इंटू 12, 18,000 इंटू 12। दिस इज हाउएवर पेड इन काइंड एंड नॉट इन कैश। उनको कोई इतना वर्थ का काइंड मिल जाता है, जो भी हो, हमको उससे मतलब नहीं, रेम्यूनरेशन उनको मिलता है। मिस्टर अशोक्स इनकम बाय वे ऑफ सिटिंग फीस फ्रॉम द वेरियस बोर्ड ऑफ कंपनीज इन विच ही इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ₹3,50,000। मतलब सिटिंग फीस मिलता है, क्या मिलता है, सिटिंग फीस। किनको, अशोक को। किसको मिलता है, अशोक को। मतलब अशोक का अदर इनकम कितना है, 3.5 लाख रुपए। अशोक का अदर इनकम कितना है, 3.5 लाख रुपए। Will Mrs. Sukanya's income be clubbed with that of Mr. Ashok under Section 64 of Income Tax Act? क्या सुकन्या का जो इनकम है वो अशोक के इनकम के साथ क्लब होगा? आपको बताना है इसका आंसर yes और no। आपको इसका आंसर बताना है yes और no। क्यों नहीं होगा? वेरी गुड आंसर। फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर दिया हुआ है कि सुकन्या हैज पोजेसिंग अ टेक्निकल क्वालिफिकेशन and we have assumed in this sum that she is technically qualified for the job, and hence her remuneration which she is receiving from Ashok's firm is not required to be clubbed with the income of the Ashok, and hence it is fully taxable in the hands of Sukanya। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिए। So since Sukanya possesses technical qualification for her job, hence her income cannot be clubbed with her husband। एनी डाउट क्या? नेक्स्ट फटाफट। यश, अ माइनर हु इज फिजिकली हैंडीकैप्ड सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी, earns bank interest of 50,000 and 60,000 from making bags manually by himself। वो खुद से बैग्स बनाता है और उसको उससे इनकम आता है। स्टेट वेदर इनकम ऑफ यश वुड बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स एज पर 64(1)। नो, बिकॉज ही इज क्या उसका जो इनकम है क्या वो क्लब होगा? सर, इनकम विच इज अर्नड फ्रॉम हिज ओन स्किल एंड टैलेंट अमाउंटिंग टू ₹60,000 is not to be clubbed further since Yash is disabled, his bank interest income will not be clubbed। अगर यश डिसेबल्ड नहीं होता तो बैंक इंटरेस्ट आपको क्लब करना पड़ता, पर यश डिसेबल्ड है तो उसका जो इनकम आएगा उससे उसको उसका कोई भी क्या बोलते हैं ना, सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यश एंड इट विल बी नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट देखिए। इन हुज हैंड्स द फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल। आपको खाली पूछा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड बाय मिसेस वाई व्हेन डिबेंचर्स वर ट्रांसफर्ड, ये होगा मिस्टर वाई, ठीक है। व्हेन डिबेंचर्स वर ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर वाई टू मिसेस वाई, assuming that trust transfer was made before marriage। trust transfer was made, समझ गए? अगर ट्रांसफर मैरिज के टाइम पे नहीं हो रहा है तो क्लबिंग नहीं लगेगा। तो ये किसके हाथ में टैक्स होगा? मिसेस वाई के हाथ में ही टैक्स होगा। नेक्स्ट, सच ट्रांसफर,
अच्छा एक बार के लिए मान लो ये तो मैंने देखिए ये मैंने चेंजेस किया है, लेकिन अगर मान लो ये एक्चुअली मिस्टर एक्स ही होता, ये एक्चुअली मिस्टर, मतलब ये हस्बैंड से तो मिला नहीं है, मिस्टर एक्स तो कोई और है और मैं कौन हूं, मिसेस वाई हूं, ये हस्बैंड से नहीं मिला है। तो अगर हस्बैंड से नहीं मिला है तब तो वो इनकम क्लब होगा ही नहीं, तब वो इनकम किसके हाथ में टैक्स होगा? आप समझ गए क्या? आप समझ गए ना? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं करेक्ट हूं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं करेक्ट हूं। नाउ सच ट्रांसफर वाज मेड एट अ टाइम व्हेन देयर इज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, तब क्लबिंग हो जाएगा। और तब क्लबिंग होगा तो जो ट्रांसफरर है मिस्टर एक्स उसके हाथ में क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो बेसिकली मैरिज का रिलेशनशिप रहना चाहिए उस टाइम पे, इसके ऊपर ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब देखिए नेक्स्ट, मिस्टर पी हेल्ड 22% शेयर ऑफ स्टार लिमिटेड। एक इंडिविजुअल है वो 22% शेयर एक कंपनी का होल्ड करके रखा है, यानी उसका वोटिंग पावर है, वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओन करके रखा है। वेयर मिसेस क्यू वाइफ ऑफ पी इज एम्प्लॉयड एज अ फाइनेंस मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 50,000, समझ में आ गया? रेमुनरेशन टू स्पाउस जहां पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मिस्टर क्यू इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो होल्ड्स अ एमबीए फाइनेंस डिग्री, तो अज्यूम करेंगे शी इज टेक्निकली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। देखिए गाइस, खाली क्वालिफाई होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका जॉब के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज required to be not required to be clubbed, and this will be taxable in the hands of Mrs. Q. Nippa is a minor child of Mr. and Mrs. Bose. Mr. Bose has salary income of 4 lakhs and Mrs. Bose has income from other sources of 5 लाख। ध्यान समझिएगा, एक का सैलरी इनकम है और एक का अदर सोर्स इनकम है। निप्पा ने 50,000 इनकम कमाया फ्रॉम अ टीवी रियलिटी शो एंड 10,000 इंटरेस्ट ऑन एफडी विद अ बैंक। बताइए, 50,000 तो निप्पा के हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि दिस इज फ्रॉम अ ओन टैलेंट, और 10,000 टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, मिसेस बोस के हाथ में, क्योंकि मिसेस बोस का इनकम इज मोर देन इनकम ऑफ मिस्टर बोस। मिसेस बोस का इनकम इज मोर देन इनकम ऑफ मिस्टर बोस। क्लियर हुआ? ऑब्वियसली 10,000 किसके हाथ में क्लब हुआ, मिसेस बोस के हाथ में, तो 1,500 उन्हीं को एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी जो क्लबिंग उठाएगा ना माइनर चाइल्ड का, उसी को एग्जेम्पशन मिलेगा। जो क्लबिंग उठाएगा माइनर चाइल्ड का उसको 1,500 हम एग्जेम्पशन देंगे। इट्स नॉट पर मंथ, इट्स पर एनम। 50,000 निप्पा ने जो अर्न किया वो खुद का ओन स्किल से अर्न की, टीवी रियलिटी शो, तो शो में गई, उसमें जीती, तो उसका खुद का टैलेंट था, तो वो क्लब नहीं होगा, वो निप्पा के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ निप्पा। नेक्स्ट आरटीपी जून 18 टर्म का था ये। Nikita Jaiswal received the following amount from during the financial year 1920: gross salary, family pension, minor child income, accumulated balance in PF of her husband after his death, and gratuity received after the death. आपको बताना है टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी।
देखिए ग्रॉस सैलरी दी आपको सब निकाल के, आपको खाली क्या ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या ध्यान रखना है? तो माइनस कितना, 50, माइनस कितना, तो 480। ठीक है। फैमिली पेंशन अदर सोर्स, फैमिली पेंशन अदर सोर्स, तो इन दिस केस फैमिली पेंशन क्या होगा, 1,20,000। फैमिली पेंशन क्या होगा, 1,20,000। इसके ऊपर आप डिडक्शन कितना देंगे, 1/3 और 15, तो 15,000, 1,05,000। ठीक है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड कितना, 49। एग्जेम्पशन कितना देंगे, 1500। 1500 का क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन अंडर 1032, एग्जेम्पशन 1032। नेक्स्ट, इसको ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा ये। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टोटल अपना कितना आया, अच्छा और भी था ना, एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन पीएफ ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर हिज डेथ। डेथ के बाद, डेथ के बाद देखिए पीएफ में हस्बैंड का बैलेंस पड़ा था, उसका डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने विड्रॉ किया, तो नथिंग विल बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 10। नथिंग विल बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 10। 10 में वो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि डेथ के बाद अगर आप विड्रॉ करते हो तो नथिंग इज टैक्सेबल। ये हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 10 में। मैं आपको एग्जेम्प्टेड इनकम में वापस से एक बार रिकॉल करा दूंगा। सेम, ग्रेचुटी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, ग्रेचुटी रिसीव्ड आफ्टर, याद है हम लोग ने पढ़ा था, ड्यू पहले हुआ, ड्यू बाद में हुआ। अगर ड्यू बाद में हुआ, रिसीव भी बाद में हुआ, तो आपके हाथ में ग्रेचुटी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब जो हस्बैंड को नहीं मिला, जो उसके बाद डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स को मिला है, तो उनके हाथ में वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये हुआ आपका टोटल इनकम गाइस, और उसके ऊपर आप टैक्स पेबल निकाल देंगे। बड़ा सिंपल है, नॉट वेरी, मतलब अब कितना हुआ टोटल इनकम बताइए, 4,80,000 प्लस 1,05,000 प्लस 49 माइनस 1,500 कितना आ रहा है, 6,00,000, 6,32,500 आ रहा है। अब 6,32,500 पे टैक्स कैसे निकालेगा, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख 12,500, 5 लाख से अबव और 6,32,500 के नीचे कितना, 132,500 पे कितना, 20% कितना, 26,500। तो टोटल, टोटल 39,000। इसके ऊपर कितना, 4% सेस, 4%। देखिए रिबेट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए रिबेट नहीं मिला। दैट्स इट। देखिए पीएफ में क्या होता है, अगर आपका हस्बैंड का पीएफ आपको मिलता है डेथ के बाद, तो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में हम लोग पढ़ लेंगे उसको, एग्जेम्प्टेड इनकम में। ठीक है ना। देखिए accumulated balance in PF and amount of gratuity received after death is of husband is exempt from tax as it is assumed to be within the limit prescribed by 1010। ये हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पालू इज द कर्ता ऑफ अ एचयूएफ। कर्ता है वो, कर्ता जिसका हुज मेंबर्स डिराइव इनकम एज गिवन बिलो, मतलब उसके मेंबर में कौन हो गए, वो उसकी वाइफ, उसका बेटा बेटी। इनकम फ्रॉम बालूज ओन बिजनेस, तो ये किसका इनकम है, बालू का। मिसेस बालू अ डर्मेटोलॉजिस्ट ड्रॉस सैलरी, ये किसका इनकम है, मिसेस बालू का। माइनर सन दीपक अर्निंग इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ एबीसी लिमिटेड विच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने दीपक को एक एफडी ट्रांसफर किया था, जिससे वो क्या कर रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है। जो भी इनकम होगा माइनर सन का, वो किसके हाथ में क्लब होगा, जिस भी पेरेंट का टोटल इनकम ज्यादा है। तो इस केस में किसका ज्यादा है, मिसेस बालू का ज्यादा है। तो हम मिसेस बालू के हाथ में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, और 1500 का क्या दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे। ठीक है। माइनर डॉटर प्रिया gave a डांस परफॉर्मेंस एंड रिसीव्ड रेम्युनरेशन, तो किसके हाथ में टैक्स होगा, प्रिया के हाथ में टैक्स होगा। दीपक गॉट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस, लॉटरी विनिंग्स, किसका विनिंग्स, दीपक का। किसका विनिंग्स, दीपक का। तो दीपक भी तो क्या है, माइनर है, उसका इनकम किसके हाथ में टैक्स होगा, अगेन पेरेंट्स के हाथ में टैक्स होगा, जिसका इनकम ज्यादा है। क्लियर हुआ। तो देखिए कैन यू टेल मी दी आंसर, इंडिविजुअली किसका किसका क्या इनकम होगा। बालू का तो पता चल गया, कितना है, कितना है, 50। मिसेस बालू का कितना है, 80,000 प्लस 15 माइनस 1,500 प्लस 15 माइनस 1,500 प्लस 2 lakhs
प्लस 2 लाख भी होगा मिसेस बालू का इनकम, क्योंकि वो क्लब होगा। कितना हो रहा है? 2,93,500। और माइनर डॉटर का इनकम है 1 लाख। तो देख लीजिए, हम लोग दोनों तीनों का इनकम निकाल दिया ऐसे। इज इट क्लियर? प्लीज बोलिए। ये करिए, इस तरह का सम हम लोग कर चुके हैं, बट एक बार अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। ट्राई करिए। मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 18, ये मेरे ही मैट का सम है, मतलब मैंने यही से सम लिया था मॉक टेस्ट पेपर से, पहले किया हुआ है हम लोग। कर लीजिए सब लोग। A proprietary business was started by श्रीमती रानी in this year 2017। एक बिजनेस एक रानी बोल के लड़की थी, वो स्टार्ट की थी। As on 1/4/18 हर कैपिटल इन द बिजनेस was 3 लाख, मतलब 1/4/18 में उनका कैपिटल 3 लाख रुपया था। हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 lakhs on 10th April 2018। 10th April 2018 को उसका हस्बैंड ने क्या किया? 2 लाख रुपया गिफ्ट किया। 2 लाख रुपया गिफ्ट किया। विच अमाउंट श्रीमती रानी इन्वेस्टेड इन हर बिजनेस एज ऑन द सेम डेट? एज ऑन द सेम डेट। बताइए कैपिटल कब आया? 10 तारीख को आया। यानी इतना सिंपल तो आपको समझ में आ गया कि 18-19 में जो रानी का बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, उसका कोई भी इनकम क्लब नहीं होगा, क्योंकि उस दिन 1 अप्रैल 18 को कैपिटल किसका था? खाली यही मैं समझा रहा था, कैपिटल किसका था? खाली रानी का था। तो आपको जो 18-19 का प्रॉफिट है, जो यहाँ लिखा है, रानी अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1,50,000 एंड फाइनेंशियल 19-20 3,90,000। ये पूरा का पूरा साल का आपको प्रॉफिट दिया, और आपको बताना है कि बताओ कितना इनकम रानी हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा फॉर दिस असेसमेंट ईयर 2021 विथ रीजंस। तो इन दिस केस बहुत ध्यान से, मैथ्स तो बहुत इजी होगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको सोच के करना होगा। मैथ्स तो बड़ा सिंपल है कि सर 18-19 का जो प्रॉफिट होगा, सबसे पहले रानी और यहाँ पे होगा हस्बैंड। तो प्रॉफिट कितना है रानी का बिजनेस का? 1,50,000। तो ये तो पूरा रानी के अकाउंट में चला गया, हस्बैंड के अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। हस्बैंड के अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। अब आते एक बार 1920 में। 1920 में मेरे को सबसे पहले कैपिटल देखना है। तो यार ध्यान से देख लो, 3 लाख रुपया का यहाँ पे 3 लाख रुपया 1/4/18 को था। 3 लाख रुपया 1/4/18 को था। प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख। अरे बोलिए 1 लाख। ये किसका प्रॉफिट है? रानी का। तो अब 1920 में रानी का कितना कैपिटल हो गया? 4,50,000। कितना कैपिटल हो गया? 4 लाख। और हस्बैंड का कितना है? 2 लाख। हस्बैंड का कितना है? तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 6,50,000। अब आप रेशियो निकालिए, रानी के लिए कितना क्लब होगा, सॉरी हस्बैंड का कितना क्लब होगा? कितना है? उस साल का प्रॉफिट कितना है? 3,90,000। तो हस्बैंड होगा 3,90,000 और उसका कैपिटल कितना है? 2 लाख डिवाइड बाई 6.5 तो बताइए कितना आ रहा है? 3,90,000 जो बिजनेस प्रॉफिट है इनटू हस्बैंड्स कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, विच इज हाउ मच? हाँ, 1,20,000। तो अब मेरा बात सुनिए, 3,90,000 में से 1,20,000 प्रॉफिट किसका हाथ में क्लब होगा? हस्बैंड के हाथ में। बैलेंस प्रॉफिट क्या है? 2,70,000। वो 2,70,000 किसका प्रॉफिट माना जाएगा? रानी का प्रॉफिट माना जाएगा। तो हमेशा आपको कैपिटल रेशियो देखना है 1 अप्रैल का। तो यहां पे देखिए मेरा कैपिटल रेशियो 1 अप्रैल 19 को यही है, बट मेरा कैपिटल रेशियो फर्स्ट और मेरा कैपिटल रेशियो 1/4/18 का यही है 3 लाख। 3 लाख पूरा का पूरा 1/4/18 को है, तो 3 लाख है 1:0। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका? रानी का, विच एडेड टू हर कैपिटल। अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। अब मैं आपको बताऊं और एक चीज, जब 2021 आएगा ना, तो ये हस्बैंड के कैपिटल में जुड़ जाएगा 1,20,000। तो हस्बैंड का कैपिटल रेशियो वापस चेंज हो जाएगा। तो हर साल आपको 1 अप्रैल का कैपिटल रेशियो के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। एनी डाउट्स? अगर सम फर्स्ट टाइम करेंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे, बट ये सम बहुत बार आया हुआ एग्जाम में इस तरह का सम्स। अगर मैं ये 1 अप्रैल कर देता ना, तो सम पूरा चेंज हो जाता। क्यों सर?
क्योंकि यहाँ पे भी फिर रानी का हस्बैंड को शेयर देना पड़ता, क्योंकि 1 अप्रैल 18 को ही क्या मिल गया है, गिफ्ट। बट यहाँ पे क्या है, 10 अप्रैल, यहाँ पे क्या है, तो उसको उस साल तो नहीं मिलेगा, बट अगले साल वो आ जाएगा क्लबिंग के पेश में। देख लीजिए, तो यही उनका था टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मयूर हैज 2 चिल्ड्रन नेम्ड, माइनर है वो, नेम लक्ष्मी जिसका एज है 10 years और शरद जिसका एज है 14 years। फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन्स टू 2 minor children। माइनर चिल्ड्रन के बारे में बताया। माइनर लक्ष्मी वन कर्नाटिक म्यूजिक कॉम्पिटिशन एंड वॉज अवॉर्डेड कैश प्राइज ऑफ 2 lakhs। तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, लक्ष्मी के हाथ में। ठीक है, माइनर लक्ष्मी रिसीव्ड कैश गिफ्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ मयूर 43,000। नो सिंगल गिफ्ट एक्सीडेड 10,000। माइनर लक्ष्मी को कैश गिफ्ट मिला मयूर के फ्रेंड से 43, और कोई भी गिफ्ट 10-10 हजार से बेसी का नहीं था। 56 to 10 बोलेगा नॉट टैक्सेबल, 56 to 10 बोलेगा, याद है ना, अदर सोर्सेज में भी पढ़े थे। देखिए, क्लबिंग खाली बोलता है किसके माथे पे आप इनकम डालोगे, बट इसका ये मतलब नहीं आप हेड्स को भूल जाएंगे। हेड्स तो अभी भी वही है। अब मयूर के लक्ष्मी के हाथ में आप 43,000 अदर सोर्स डाले तो आपको 56 to 10 लगाना पड़ेगा। दिस इज नॉट एक्सीडिंग 50,000, so nothing is taxable। माइनर शरद रिसीव्ड अ गोल्ड चेन का गिफ्ट जिसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, 80,000 फ्रॉम हिज अंकल, मटर्नल अंकल। वो अपने मटर्नल अंकल से रिसीव किया अपने बर्थडे वाले दिन, शरद का बात कर रहा है। और उसको कैश गिफ्ट भी मिला 12,000 का फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ मयूर ऑन हिज बर्थडे। बताइए, तो एक तरफ तो गोल्ड चेन मिला, क्या गोल्ड चेन एक कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी है 56 to 10 के हिसाब से? हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी है। किससे मिला है, मटर्नल अंकल मतलब कौन हुआ, कौन, मामा, यानी योर मदर्स ब्रदर, तो ही इज योर रिलेटिव, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल क्योंकि यू हैव रिसीव दिस फ्रॉम योर मटर्नल अंकल। एंड व्हाट अबाउट दिस कैश गिफ्ट, ही इज नॉट एक्सीडिंग 50,000, सो अगेन ये टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए, लक्ष्मी के लिए 50,000 का अलग लिमिट हुआ और शरद के लिए अलग लिमिट हुआ, सबके लिए अलग अलग लिमिट है। अरे बोलिए, प्लीज बोलिए। अब इसमें ध्यान से गाइस, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। मयूर का 2 माइनर चिल्ड्रन था। एक बार फ्लो चार्ट बनाओ, सोचना ये क्लबिंग भी, हाँ, तो क्लबिंग वाला इंपैक्ट भी देख लो। लक्ष्मी है और शरद है। हम शरद का बात कर रहा था अभी कि शरद को कोई गिफ्ट मिल रहा है मटर्नल अंकल से, शरद को कोई गिफ्ट मिल रहा है मटर्नल अंकल से, तो शरद को कुछ भी मिला वो मयूर के हाथ में क्लब हो जाएगा। शरद को कुछ भी मिला वो मयूर के हाथ में क्लब हो जाएगा। अब मेरा बात सुनिए प्लीज ध्यान से, क्लबिंग विल नेवर ओनली डिसाइड टैक्सेबिलिटी, क्लबिंग विल डिसाइड किसके ऊपर डालना है। अब मेरा बात सुनिए, ये इनकम ऐसा देखा जाए तो मयूर का ही है, बिकॉज मयूर इज द फादर। ऑल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज टू बी क्लब। अब ये जो गोल्ड चेन माइनर शरद को मिल रहा किससे, मटर्नल अंकल से, ये भी किसका गिफ्ट माना जाएगा, मयूर का। बट मयूर को भी तो उसका बेनिफिट मिलेगा ना एक्ट के प्रोविजंस का, जो एक्ट में ऑलरेडी है। आप अगर मयूर का इनकम मान रहे हो तो मयूर को उसका बेनिफिट भी दो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो मयूर को 56 to 10 का बेनिफिट भी मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और ये जो कैश गिफ्ट है अगेन नॉट टैक्सेबल। आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड सेविंग्स ऑफ डॉटर लक्ष्मी, अब लक्ष्मी के ऊपर आ गया बात। लक्ष्मी ने जो सेविंग्स किया उसमें एक वेकेंट लैंड खरीदा गया। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड वाज 3,60,000 एंड द डॉक्यूमेंटेड वैल्यू ऑफ द लैंड इज 320। तो डिफरेंस कितना, 40। क्या एक्सीड कर रहा 50? नहीं, तो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल नहीं है। तो गाइस अदर सोर्सेस को इन्होंने मिला दिया किसके साथ, किसके साथ, देखिए इसमें नील हुआ, इसमें नील हुआ, बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ,
सबसे पहले हम लोग लक्ष्मी का बात कर रहे हैं, किसका? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी सबसे पहले कंपटीशन जीती, तो वो हम लोग क्लब नहीं किए बिकॉज उसने पर्सनल स्किल के साथ किया। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनर सन ने कैश गिफ्ट रिसीव किया फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ मयूर, कितना? 43,000। कोई भी गिफ्ट एक्सीड 10,000 नहीं किया था। अब मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहां पे कैश गिफ्ट है, यहां पे एक कैश गिफ्ट है, और इधर यहां पे भी क्या है, यहां पे भी क्या है, 12,000 का कैश गिफ्ट है। अल्टीमेटली मुझे ये कैश गिफ्ट किसके हाथ में जा रहा है? मयूर के हाथ में। किसके हाथ में जा रहा है? तो मयूर को कितना कैश गिफ्ट, मयूर के हाथ में कितना कैश गिफ्ट टैक्सेबल हो गया? 43 प्लस 12 विच इज हाउ मच? विच इज हाउ मच? 55। क्या ये 50,000 एक्सीड कर 50,000 एक्सीड कर रहा? तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल। आई होप यू अंडरस्टूड। अल्टीमेटली इंडिविजुअल लोग के हाथ में एसेस नहीं हुआ, ये किसके हाथ में एसेस हुआ? मयूर के हाथ में, क्योंकि मयूर के हाथ में क्लब हुआ और मयूर को अपना एग्रीगेट कैश गिफ्ट देखना पड़ा विच इज एक्सीडिंग 50,000, सो इट इज टैक्सेबल। इट इज। आज अगर मान लो ये अगर 7,000 से कम होता ना, अगर ये 7,000 से, बिकॉज 43 ऊपर ले लिया और 7 नीचे, तो 50 से कम होता तो नथिंग वुड हैव बीन टैक्सेबल। इसलिए आपको ये 43,000 क्या करना पड़ेगा? टैक्स करना पड़ेगा। इसमें 56 to 10 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, क्लबिंग भूल गए आप? माइनर सन का सारा इनकम, माइनर सन का सारा इनकम पेरेंट्स के हाथ में टैक्स होगा। माइनर सन का सारा इनकम मयूर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे माइनर सन कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ने जो कमाया वो मयूर के हाथ में टैक्स हुआ, ये जो कमाया वो मयूर के हाथ में टैक्स हुआ। तो मयूर को कितना मिला? मयूर के हाथ में कितना कैश गिफ्ट इनकम आया? 55। इट इज टैक्सेबल। तो 43,000 लायबल फॉर क्लबिंग। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या था? लक्ष्मी ने वेकेंट लैंड भी परचेज किया, यहां पे डिफरेंस इज लेस देन 50, तो इट इज नॉट टैक्सेबल, इज नॉट टैक्सेबल। बोलिए प्लीज। अब आपने जो 43,000 क्लब किया है तो इसमें आपको एग्जेम्पशन भी तो मिलेगा 1,500 का। कोई भी माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा आपको 1,500 तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। अरे क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखिए, अब शरत में आइए। शरत हम लोग डिस्कस कर लिया, 80,000 मटर्नल अंकल से मिला, 80,000। तो 80,000 जब मटर्नल अंकल से मिला तो नथिंग टैक्सेबल सिंस इट इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम, क्योंकि मटर्नल अंकल क्या है? रिलेटिव। और नेक्स्ट क्या है? कैश गिफ्ट कितना? 12। तो 12 आपको क्लब भी करना पड़ेगा और आप माइनस भी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये दो इनकम क्या हो गया? 41 प्लस 500, 52,000। दिस इज द टोटल इनकम ऑफ मयूर। ये क्लबिंग के लिए लायबल हो गया। समझे? बहुत अच्छा सम था, नया था। अब 56 to 10 को इन लोग हमेशा मिक्स करता है क्लबिंग में। बहुत ही ध्यान से प्रोविजंस पढ़ के जाना है और अप्लाई करना है। डू नॉट गो इन हरी। देखिए, मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 19 टर्म का है ये। राम एंड श्याम आर माइनर सन्स ऑफ मिस्टर शेखर एंड मिसेस शेखर। बिजनेस इनकम ऑफ शेखर is 4,50,000. Income from house property of Mrs. Shekhar is 2,50,000. Income of Ram and Shyam from stage acting is 50 and 75 respectively. Stage acting किया तो दोनों का income बता दिया. Besides interest on company deposit of Ram and Shyam, deposit was made out of income from acting. याद है मैंने आपको PPT में समझाया था, आपको उसने इन्वेस्ट कैसे किया, उसको इनकम जो एक्टिंग से आया उसी से उन लोग क्या कर दिया? इनकम इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उनका ये इनकम आया। ये क्लब होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये विनिंग से नहीं आया, ये इन्वेस्ट करके आया। राम एंड श्याम ने फॉलोइंग बर्थडे गिफ्ट रिसीव किया। बर्थडे में जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है। गिफ्ट रिसीव बाय श्याम फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। गिफ्ट रिसीव बाय श्याम फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर 60। सितंबर में गिफ्ट रिसीव बाय राम फ्रॉम शेखर्स फ्रेंड 90,000 एंड गिफ्ट हुआ रिलेटिव से 45,000। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपको इनकम निकालना है मिस्टर शेखर का, मिसेस शेखर का, राम का और श्याम का, चारों का आपको इनकम निकालना है।
तो मेक 4 कॉलम्स, मिस्टर, मिसेस, राम एंड श्याम. जस्ट प्लॉट द पॉइंट्स, आई मीन नंबर्स, खाली नंबर्स लिख दो. खुद से निकालिए इसका आंसर. एग्जाम्शन देना मत भूलिएगा क्लबिंग वाला. कुछ ना कुछ भूलेंगे आप. ठीक है, तो चलिए अब आंसर देखिए. मिसेस शेखर का ये इनकम है, मिस्टर शेखर का बिजनेस इनकम है. स्टेज एक्टिंग राम और श्याम में चला गया. श्याम को जो ग्रैंडफादर से मिला, क्योंकि वो रिलेटिव है, वो टैक्सेबल नहीं है. राम को जो शेखर फ्रेंड से मिला, वो शेखर के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि शेखर का अदर इनकम, टोटल इनकम ज़्यादा है. तो आपने 88,500 क्या किया, ऐड किया. 88,500 क्या किया, ऐड किया. राम को जो रिलेटिव से मिला वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं होगा. कंपनी डिपॉजिट से दोनों कमाए थे, अगेन वो दोनों इनकम किसके पास जाएगा, मिस्टर शेखर के पास जाएगा. 30,000 एंड 8,000. देखिए यहाँ पे अपने क्या कर दिया, 1,500 का एग्जाम्शन सिंबल. अब चाहे यहां से दीजिए, अब लास्ट में दे दिए. देखिए अब ओवरऑल एक -1,500 कर दिए, तो आपका आंसर यही आना चाहिए. 5,77,000, 2,50,000, 50 एंड 70. किन का राइट है? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या? मैं समझा नहीं. 2 बार एग्जाम्शन मिला है. क्यों मिला है 2 बार? 2 चाइल्ड है ना, एक राम है और एक श्याम है. यहाँ पे एक राम के लिए मिला है और फिर आपको वहां पे श्याम के लिए मिला है. तो दोनों चाइल्ड का क्लबिंग हो रहा है ना. ध्यान से देखिए, ये जो क्लबिंग हो रहा है, ये किसका हो रहा है, राम ने जो शेखर फ्रेंड को दिया था, आई मीन शेखर फ्रेंड ने जो राम को दिया था, वो क्लबिंग हो रहा है. और ये वाला जो क्लबिंग हो रहा है, ये कंपनी डिपॉजिट जो श्याम ने इन्वेस्ट करके किया, वो हो रहा है. तो राम को क्योंकि ऑलरेडी 1,500 मिल गया, तो हम लोग यहां से नहीं दिया. आप इनफैक्ट आप यहां से भी 1,500 माइनस कर सकते थे. एनीथिंग यू वांट टू डू. क्लियर हुआ? तो एक माइनर चाइल्ड से जब क्लबिंग होगा तो उसका 1,500 फिक्स हो गया है. क्लियर हुआ? तो ये बहुत अच्छा सम था. अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम में आएगा तो हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे. सो गाइज दीज आर ऑल मेजर सम्स जो क्लबिंग से जनरली आपके एग्जाम्स में आया हुआ है अभी तक, जो मैंने एग्जॉस्टिवली कवर किया. ज़्यादा देखिए वैरायटी आता नहीं है क्लबिंग में, एक स्टीरियो टाइप ऑफ सम्स ही आता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोविजन लर्निंग जो आपको मैंने आज पढ़ाया है. सो दैट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर.
क्लबिंग ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्लास अपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करेंगे, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव सम्स है उसमें, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगेन एक क्लास का चैप्टर है, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।